हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द न्यू अकेडमिक ईयर का वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री एंड दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ ये चैप्टर शुरू करने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ेदार है और पूरे 7 मार्क्स का है आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में। तो अच्छी तरह ये चैप्टर को आज हम करने वाले हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम माय न्यू स्टूडेंट्स। आई नो कि क्लास 9 में बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं। भाई चल जा right, so welcome to today's session. Now before we start with today's session, let me tell you who I am. My name is Surabhi Gupta. मैं SST पढ़ाती हूँ आपको इस चैनल में। आई एम योर सोशल स्टडीज़ एजुकेटर। इससे पहले मैंने बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से। आई वर्कड फॉर अ फ्यू ईयर्स एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड काफ़ी सारी कंपनीज में। नाउ आई एम हियर एट वेदांतु। दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। आई लव सोशल स्टडीज एंड आई होप दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हिस्ट्री को स्पेशली प्यार करने लग गए हैं, आप भी ऐसे स्टूडेंट बनो हु विल स्टार्ट लविंग मी as well as history, right? So let us begin with the session quickly. जो बच्चे नए हैं जल्दी से हार्ट दे दो अभी चैट बॉक्स में। गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। थम्स अप का बटन वहीं पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। क्योंकि इस चैनल पे हम आपको पढ़ाते हैं एसएससी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, बहुत सारी चीज़ें। बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं आपके लिए। नो गाइस, चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो एज आई सेड, दिस चैप्टर इज फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। तो दैट मीन्स एक 5 मार्कर तो आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 1, 2 या 1 मार्कर आएगा, ठीक है। यूजुअली 5 मार्कर इस चैप्टर से आते हैं एंड बहुत स्कोरिंग भी होते हैं, क्योंकि ना क्या है कि जो चैप्टर आप शुरू में पढ़ते हो एट द स्टार्ट ऑफ द अकेडमिक ईयर, वो आप मिड टर्म्स में भी करते हो, वो आप यूनिट टेस्ट में भी करते हो, वो आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी देते हो। तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, तो दैट चैप्टर सबसे अच्छा होता है आपका। तो मेक श्योर कि आप ये वाले ईजी चैप्टर्स जो है इनको अच्छी तरह साल के शुरुआत से करो, ठीक है। दैट विल एंश्योर कि आपका जो है एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर अच्छा जाए। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन। सॉरी गाइस। Alright, so let's begin. Now guys, चैप्टर जो है ना, जैसे कुछ मूवीज नहीं होती, एकदम से शुरू होती है, कुछ भयंकर सा सीन दिखाता है एंड देन यू गो बैक टू द प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट क्या चल रहा है, राइट। तो वैसे ही आज हम आपके एनसीईआरटी जिसने भी लिखी हो बहुत ड्रामेटिक थे, वो शुरुआत करते हैं किताब को, इस चैप्टर को, विद एन इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस ऑन द 14th of July 1789। ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक है, याद रखना इसको। 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 की सुबह को क्या पेरिस में ऐसी कुछ सिचुएशन थी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जहाँ पर आपको दिख रहा है कि गोलीबारी चल रही है, लोग कुछ मरे हुए हैं ज़मीन पर, है ना। समथिंग हैज़ हैपेंड इन फ्रांस, इन पेरिस, इन द सिटी ऑफ पेरिस, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, है ना। तो इस दिन हुआ क्या था, अराउंड 7,000 लोग जो है राजा और रानी से इतने त्रस्त आ गए थे, इतने परेशान हो गए थे, दैट दे वेंट टू द पैलेस, और उसके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, अपने दुख दर्द ज़्यादा बताना शुरू कर दिया था। अब जब राजा को ये पता चला तो उन्होंने अपने एक अफवाह फैली लोगों में कि जो राजा है वो अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं लोगों को मारने के लिए। अब जब ये अफवाह फैलने लग गई तो लोगों ने कहा कि भाई राजा हमको मारे, इससे पहले हमें भी वेपन्स अपने हाथ में ले लेने चाहिए। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन, जो भी सिंबल्स थे राजा के, उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले वो लोग गए बास्टाइल में। बास्टाइल क्या था, तो एक फोटो देख लेते हैं। दिस इज बास्टाइल विच वॉज अ फोर्ट प्रिजन। फोर्ट प्रिजन मतलब एक फोर्ट्रेस था, एक बड़ा सा कैसल था,
जहां पर प्रिजनर्स को रखा जाता था। प्रिजनर्स कौन थे? जो राजा के अगेंस्ट बोलते थे, जो राजा जिनको एक तरीके से पनिश करता था, उनको इस प्रिजन में रखा गया था। तो लोगों ने डिसाइड किया कि इस प्रिजन में चलते हैं। क्यों? नाचने? नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्रिजन में जाके जो क्रिमिनल्स है उनको रिलीज करते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल्स नहीं है, हम राजा के दुश्मन, राइट, राजा ने उनको बंदी बनाया है तो उनको रिलीज करते हैं। दूसरा उनका ये मोटिव था कि वहां के जो आर्म्स वेपन्स उनको मिलेंगे उसको लेके वो राजा की आर्मी पे अटैक करेंगे। ठीक है, सो दे हेटेड बास्टाइल। व्हाई वाज इट हेटेड? बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ मोनार्की, इट वाज अ सिंबल ऑफ द राजा का रूल, है ना, जिससे वो काफी परेशान थे। क्यों परेशान थे? ऐसा क्या हो गया था कि लोग इतने त्रस्त आ गए थे? वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आप समझ लो कि आप अपने दिमाग में ना एक पिक्चर बना लो। 14 जुलाई 1789, लोग सड़क पे है, धुआंधार गोलीबारी चल रही है, लोग जो है बास्टाइल फोर्ट पहुंच गए हैं, जहां पर प्रिजन है, वहां पर उन लोगों ने काफी ज्यादा लोगों को मार दिया है, कमांडर्स को मार दिया है, वहां पर वेपन्स ले लिए हैं एंड प्रिजनर्स को रिलीज करवा दिया गया है। राइट नाउ इट इज बिकॉज ऑफ जो हिस्टोरियंस है वो बोलते हैं कि दिस इवेंट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो इवेंट हुआ जिसमें 7,000 लोग जो है वो पैलेस तक पहुंचे, फिर राजा ने एक अफवाह फैली कि राजा जो है अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं, और फिर ये जो पूरी कहानी हुई इसको हम क्या बोलते हैं? द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now, why did the French Revolution take place? हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थीम ऑफ द चैप्टर समझते हैं। Now guys, ये जो हमारा सीरीज है उड़ान, इसमें हम बहुत आराम से चैप्टर करेंगे, छोटा छोटा पार्ट करेंगे हर एक सेशन में। क्यों? चाहूँ तो मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी बना सकती हूँ, क्योंकि गाइज ये जो नया एकेडमिक ईयर होता है ना, शुरू से आपको बस थोड़ा पढ़ना है और समझना है, और स्टोरी की तरह समझना है, अपने दिमाग में पिक्चर करनी है पूरी स्टोरी, तभी आपको हिस्ट्री में मज़ा भी आएगा, आपका फाउंडेशन भी स्ट्रांग होगा। और अब क्योंकि सीबीएसई ने बोल दिया है कि आप कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस 50% होंगे एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में, मतलब रटना अब नहीं चलेगा गाइज, रट्टा अब नहीं चलेगा, चैप्टर समझने की ज़रूरत है। तो मेक श्योर कि आप एक भी वीडियो मिस ना करो, आप एक भी एक्सप्लेनेशन मिस ना करो। रिप्ले देख रहे हो तो 1.5x 2x पे देख लो, चाहो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है, बट देखना ज़रूर, एंड तक देखना। क्लास में नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, जो समझ आ रहा है वो लिखना, या फिर पॉपकॉर्न खाते खाते आराम से बैठ के सिर्फ कहानी की तरह समझना अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। ठीक है, दैट इज इट। मेरा कर्तव्य है कि बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको सब समझ आ जाए, आपको मजा आ जाए हिस्ट्री पढ़ने में। दैट इज माय एम, और मैं करती रहूंगी इसको पूरा। ठीक है, तो चलो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट। हम लोग क्या करने वाले, पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो 14 जुलाई को हुआ था 1789 में, याद रखना दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट। इससे पहले हम 1774 तक जाएंगे, ठीक है, जहां पर ऐसा क्या हुआ दैट लेड टू द रेवोल्यूशन, एंड रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ। तो रेवोल्यूशन से पहले क्या हुआ, रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, दैट इज व्हाट द चैप्टर इज अबाउट। तो हम पहले समझेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसे, क्या प्रॉब्लम उसमें ऐसी हुई जिसके वजह से लोग राजा रानी से इतने परेशान हो गए थे, कैसे आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ, रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस जो है उसने कैसे मोनार्की को एबॉलिश किया। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की होता है जब एक बड़े से एरिया को एक राजा रूल करता है, 1 पर्सन इज रूलिंग। अब मोनार्की में जो राजा होता है उसको बोला जाता है कि जो राजा इसीलिए है क्योंकि भगवान ने इसे चुना है, डिवाइन इंटरवेंशन है ना, भगवान ने चुना है इसलिए हमें राजा की बात माननी चाहिए। तो मोनार्की जो है उसको एबॉलिश की जाती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, और एक रिपब्लिक बना दिया जाता है फ्रांस को। रिपब्लिक मतलब जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है, एक तरीके से जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, है ना, जहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं। तो वो क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कैसे नेपोलियन आता है, डिड वुमेन टेक पार्ट इन द रेवोल्यूशन, स्लेवरी का क्या कॉन्सेप्ट था फ्रांस में, हम ये सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है, बड़े चिढ़ में आता है, पढ़ क्यों रहे भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जब हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडियंस हैं, व्हाई वी स्टडीइंग अबाउट समथिंग हैपनिंग इन फ्रांस, यूरोसेंट्रिज्म है यार, ये गलत है, इंडियन एजुकेशन है ही बेकार, है ना, ये आता है ना दिमाग में। बट गाइस ऐसा नहीं है, सीबीएसई इतना भी बुद्धू नहीं है, कुछ सोच समझ के ये चैप्टर आपके कोर्स में डाला गया है। एंड एक सिंपल सी बात है,
जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारत में, नेशनलिज्म इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश, ये जो टर्म है नेशनलिज्म, टर्म लिबर्टी, इक्वालिटी, सब जो हम टर्म्स यूज करते हैं आजकल आराम से बिना सोचे समझे, ये जो टर्म से पहली बार कॉइन हुए थे, पहली बार प्रैक्टिकलिटी में लाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। मतलब कहा जाता है कि राष्ट्रवाद का सबसे पहला एक्सप्रेशन, नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद जो भी नेशनलिज्म हुए, इंडिया में हुआ, जर्मनी में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, इट हैपेंड आफ्टर दिस मॉन्यूमेंटल मोमेंट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी स्टडी अबाउट इट। इसके बिना ये होता है ना, जब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो समझने की जरूरत है कि बच्चों आप आए हो क्लास 8 से क्लास 9। क्लास 8 इजी था, क्लास 9 आपको टफ लगने वाली है। लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, क्लास 9 इज अ बिग जंप, है ना। तो माई यू नो आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस मी कि आप एसएससी छोड़ोगे नहीं सोच के कि मैथ्स और साइंस ज़्यादा मुश्किल है। शुरू से, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। जो अगर आप अभी कर रहे हो, वेरी गुड, वीडियो को थम्स अप दे दो इसी बात पे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। समझ आ गई? तो 14 जुलाई 1789 पे एक बास्टाइल डे होता है। लोग जो है तहस नहस मचा के राजा रानी के अगेंस्ट खड़े होके बास्टाइल फोर्ट में जाके, प्रिजन में जाके प्रिजनर्स को रिलीज कर देते हैं, कमांडर को मार देते हैं, वेपन्स अपने हाथ में ले लेते हैं। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बट हम उस पॉइंट तक आते कैसे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि फ्रेंच सोसाइटी थी कैसी इन द लेट 18th सेंचुरी। नाउ 18th सेंचुरी क्या है, जो बच्चे मुझसे यंग वंडर्स में पढ़े, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। 18 मतलब -1 कर दो, सो यू हैव 1700 टू 1799। ये वाला पीरियड हुआ 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी समझ लो 1775 के बाद वाला पीरियड, लेट बात हो रही है ना। तो कैसी थी फ्रेंच सोसाइटी? अब गाइस 1774 पे हम लोग जंप करने वाले हैं, और 1774 की बात करें तो नया राजा जो है बना था फ्रांस का, एंड दैट वाज लुई 16। लुई 16 काफ़ी खुश थे। क्यों? क्योंकि एक, वो राजा बन गए थे, राजा किसको नहीं बनना, है ना। और दूसरा, क्योंकि उनके 20 साल की एज में शादी कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि भैया मेरी लाइफ तो है सेट। लेकिन जब वो राजा बने तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर मिली, दैट इज उनकी जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी। उनके किंगडम में, उनके खुद के जेब में एक भी पैसा नहीं था। अब गाइस, कोई भी स्टेट हो, कोई भी किंगडम हो, कोई भी घर हो, उसको बिना पैसे के हम नहीं चला सकते। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट वाज द रीजन कि फ्रांस के जो कॉफर्स थे वो बिल्कुल खाली थे, ट्रेजरी जो है वो बिल्कुल खाली थी, ऐसा क्यों था? तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये था कि जो फ्रांस है उसको ना लड़ने झगड़ने में बड़ा मजा आता था। इट यूज टू फाइट मैनी वॉर्स, कभी ब्रिटेन से लड़ लिया, कभी यूएसए में ब्रिटेन के अगेंस्ट लड़ लिया, तो काफ़ी सारी वॉर्स वो फाइट करता था। अब जब आप वॉर फाइट करते हो तो आर्मी को पैसे देने पड़ेंगे, खाना खिलाना होगा, वेपन्स खरीदने होंगे, इन सब में पैसे खर्च होते हैं, है ना। तो वॉर जो है इट ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस एंड इट इंक्रीज्ड द डेट टू 2 बिलियन लिवर। ठीक है, लिवर इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। अब लिवरे बोलो जिससे स्पेलिंग याद हो। फ्रेंच इंग्लिश बहुत मुश्किल है, तो इवन दो आई माइट प्रोनाउंस इट हाउ इट इज रिटन, आप भी ऐसे ही प्रोनाउंस करो जिससे गलत स्पेलिंग एग्जाम में ना लिखो। लिवरे लिखा है, लिवरे बोलो, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि फ्रांस इतना ज़्यादा वॉर करता था तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे ड्रेन हो गए उसके सारे, एंड उसका जो डेट है, मतलब कर्जा है जो उसने बड़े बड़े बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अलग अलग कंट्री से लिया था, वो बढ़ के 2 बिलियन लिवरे तक पहुंच गया था, लिवर तक पहुंच गया था। दूसरा ये है कि जिस पैलेस में राजा रानी रहते थे, दैट इज द पैलेस ऑफ वर्सेस, बहुत बड़ा भव्य सुंदर पैलेस था, बड़े बड़े शीशे थे उसमें, उसको मेंटेन करने का काफ़ी ज़्यादा खर्चा था, है ना। उसमें कुक्स हो गए, मेड्स हो गए, क्लीनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, गार्डन हो गया, बहुत पैसा लगता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा जा रहा था। ठीक है, तीसरा इज कि उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश किंगडम था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, है ना। उन्होंने हमारे ऊपर भी कब्जा कर रखा था, इसी तरीके से उन्होंने यूएसए की 13 कॉलोनीज पे कब्जा कर रखा था। अब
क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन का अच्छा दुश्मन था, तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि हम यूएसए की हेल्प करेंगे इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और उसको हेल्प करने में बहुत सारे फ्रांस के पैसे जो है खर्च हो गए, और उनका जो डेट था वो और 1 बिलियन लिवरे से बढ़ गया। 2 बिलियन तो पहले से ही था, और 1 बिलियन बढ़ गया। ठीक है, अब लोन जब बढ़ता है तो गाइस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है ना। जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी से लेते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस देना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था, 10% था। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो देना ही था फ्रांस को, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना था। काफ़ी बुरी हालत थी फ्रांस की। उसके बाद किसी भी किंगडम को गाइस चलाने के लिए कोर्ट चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी देनी पड़ती है, आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है। इन सब के लिए भी फ्रांस को पैसों की ज़रूरत थी। अब इस सिचुएशन में लुई 16 बेचारे, जिनकी अभी अभी शादी हुई थी, उनके पास 2 ऑप्शन थे। या तो अपने खर्चे कम करें, वो तो कर नहीं सकते थे क्योंकि उनकी रानी थी मैरी एंटोनेट, है ना, जो यहाँ लिखा नहीं है पर मैरी एंटोनेट जो बहुत खर्चीली थी, है ना। दोनों ही बहुत पार्टियाँ करते थे, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर कपड़े पहनते थे, तो खर्चे तो उनके कम होने नहीं थे। तो दूसरा तरीका है टैक्सेशन बढ़ाना, एंड वो उन्होंने चूज़ किया। दे डिसाइडेड टू इंक्रीज द टैक्सेशन in order to fulfill the expenditure, right? अब आप कहोगे कि मैम तो क्या हमारे यहाँ भी सरकार जब चाहे टैक्स बढ़ा देती है? प्रॉब्लम ये थी कि फ्रांस की सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी that only one group of French society was supposed to pay tax, और इस ग्रुप को हम बोलते हैं द थर्ड एस्टेट। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? द थर्ड एस्टेट। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी, है ना। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड रेजीम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओल्ड रेजीम। याद रखना, 1 मार्कर की तरह आता है, ठीक है। तो ये जो सोसाइटी है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है, क्षत्रिय हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, शूद्रास हो गए, उसी टाइप के यहाँ भी 3 अलग अलग ग्रुप्स में पूरा समाज जो है उसको डिवाइड कर दिया गया था। पहला था जो फर्स्ट एस्टेट जिसको बोलते हैं हम, दैट वाज द क्लर्जी। क्लर्जी मतलब पीपल बिलोंगिंग टू द चर्च, है ना, उसको क्लर्जी बोला जाता था, जिनको गॉड लाइक माना जाता था। दूसरे थे नोबिलिटी, तो राजा हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, राजा के रिश्तेदार हो गए, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हो गए, ये थे नोबिलिटी। और तीसरे एस्टेट में जो बचे कुछ लोग हैं, बिजनेसमैन हो गए, स्मॉल पेजेंट्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सर्विस वाले हो गए, जो नोबिलिटी नहीं है, क्लर्जी नहीं है, बचे हुए लोग जो है वो थर्ड एस्टेट है। अब फ्रेंच सोसाइटी में जो थर्ड एस्टेट है, ओनली दे वर सपोज्ड टू पे टैक्स। सिर्फ उन्हीं को जो है टैक्स देना था। क्यों भाई? अब आप कहोगे कि मैम कास्ट सिस्टम में क्यों सिर्फ शूद्रास को गंदा काम करना था, है ना। तो वैसे सोसाइटी स्ट्रक्चर थी इस तरीके से, क्यों का कोई जवाब नहीं है ना। और यही बोला जाता था कि भैया चर्च थोड़ी ना टैक्स देगा, चर्च तो भगवान का है, भगवान का रूप है, राजा थोड़ी ना, नोबिलिटी थोड़ी ना टैक्स देगी, दे आर तो बॉर्न इन दिस फैमिली, जो प्रिविलेज है उनका ना टैक्स देना, है ना। दीज वर प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ दैट एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 हैड। प्रिविलेजेस ऑफ बर्थ मतलब बर्थ के जैसे पैदा हुए उस फैमिली में कभी आपको लाइफ लॉन्ग टैक्स नहीं देना है। बट इफ यू आर बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ द थर्ड एस्टेट, तो किस्मत है आपकी फूटी, क्योंकि आपको देना है लाइफ लॉन्ग टैक्स। और टैक्स एक बार नहीं देना, टैक्स आपको देना है राजा को, और फिर टैक्स आपको देना है चर्च को। 2 तरीके के आपको टैक्सेस देने हैं, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। नाउ गाइस, जो आपके पेजेंट्स हैं, है ना, जो थर्ड एस्टेट के फार्मर्स हैं, दे कॉन्स्टिट्यूटेड 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन, एंड वो लोग जो है टैक्स देते थे। उनके पास बहुत कम लैंड होती थी जो खुद की होती थी, राइट। मोस्ट ऑफ द लैंड वॉज कंट्रोल्ड बाई द चर्च एंड द नोबिलिटी। मतलब एक उनको टैक्स देना। सोचो आप फार्मर हो फ्रांस में, है ना, एक आपको सारा काम करना है, लैंड भी आपकी नहीं है ना। उसके बाद आपको जो है टैक्स भी देना है, किस किस को? स्टेट को भी देना है, चर्च को भी देना है, राइट। तो जो चर्च को टैक्स देते थे उसे बोलते थे टिथ या टिथेज। चलो टिथेज जो लिखा है वही हम बोलेंगे, उसे इजीली याद होगा, है ना। टिथेज जो है चर्च लेता था, और टाइल या फिर टाइले, जैसे आपको याद करना है आप कर लो। सो टाइल जो है वो स्टेट को दिया जाता था।
टिथेस जो है वो चर्च लेती थी, टाइल जो है वो स्टेट को दिया जाता था. देयर वर टू टैक्सेस दैट द थर्ड एस्टेट पेड. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू, जो फर्स्ट टू एस्टेट्स थे उनके पास कुछ प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ, उनको लाइफ लॉन्ग कभी टैक्स नहीं देना था. वो फ्यूडल ड्यूज भी लेते थे फ्रॉम पेजेंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो राजा को उनको टैक्स देना होता था, चर्च को टैक्स देना होता था, और जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स है, बड़े बड़े जमींदार है, बड़े बड़े सामंत है, उनको भी कभी कभी गिफ्ट देना, उनके लिए काम करना, उनको पैसे देना उनको पड़ता था. तो आप समझ सकते हो कि थर्ड एस्टेट की इस सिचुएशन में काफ़ी बुरी हालत थी, है ना. कुछ नए वर्ड्स हमने पढ़े इस पूरे चीज़ में. पहला है लिवर या लिवरे. इट इज़ द करेंसी ऑफ फ्रांस टिल 1794. क्लर्जी, मैंने कहा कि एनीवन जो चर्च से एसोसिएटेड है, पोप हो गए, प्रीस्ट हो गए, ऑल ऑफ देम आर द क्लर्जी. फिर है टिथ और टाइल. तो टिथे इज 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. 1/10 जो है को है वो चर्च को जाता था. टाइल जो है वो डायरेक्टली स्टेट को जाता था. ठीक है. अब आई होप आपको स्टोरी समझ आ रही है. पहले हमने स्टोरी शुरू की, वो क्या हुआ 14 जुलाई 1789 को. अब उसको समझने के लिए हम बैक 1774 गए, जब लुई फिलिप और मैरी एंटोनेट, उनकी वाइफ है, वो राजा रानी बने. उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने का फैसला लिया. प्रॉब्लम क्या थी? फ्रेंच सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड थी कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट तो प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, उन्हें कभी टैक्सेशन नहीं देना था. बट जो थर्ड एस्टेट है वो दो तरीके के टैक्स देता था, चर्च को भी, स्टेट को भी, है ना. तो आप समझते हो, आप समझ रहे हो कि यार हाँ, गड़बड़ आने वाली है ना. अब हम आते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस पे. नो गाइस, इस टाइम में जब हम 1789 की तरफ आते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होने लगता है ना. लोग थोड़ा बेटर खाने लगते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज थोड़ी बेटर होने लगती है. तो फ्रांस की जो पॉपुलेशन है वो 28 मिलियन तक बढ़ जाती है. ठीक है. नाउ इमेजिन करो, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा? डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स विल इंक्रीज, है ना. अब पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऑब्वियसली लोग जो है खाना मांगेंगे, है ना. ज्यादा पॉपुलेशन, ज्यादा खाना चाहिए. पर इस टाइम पे इतनी जल्दी खाना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था. लाइक फूड वाज नॉट बीइंग प्रोड्यूस एट सच अ फास्टर रेट, राइट. तो इसीलिए इवन दो डिमांड बढ़ गई बट प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा था. तो फूड तो था कम, लेस फूड एंड मोर डिमांड. तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स आता है. मेरे पास 2 बिस्किट है पर 100 लोग उस बिस्किट को खाना चाहते हैं, तो बिस्किट का प्राइस बढ़ जाएगा. वैसे ही खाना कम है, ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, तो खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए. खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए पर लोगों की आमदनी, वेजेस इतनी नहीं बढ़ रही थी, तो लोग अब खाना खरीद नहीं पा रहे थे. तो गाइस, जब खाना, रोटी नहीं होती, माँ नहीं होती, जब रोटी नहीं होती तो किल्लत हो जाती है रोटी की, नौकरी की पैसे नहीं मिल रहे, तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन, है ना. आज इस टाइम पे जो चर्च के लोग थे, जो नोबिलिटी के लोग थे, वो बड़ा आराम कर रहे थे, पार्टियां कर रहे थे, लाविश डिनर, लाविश लंच कर रहे थे, है ना. और ये आम आदमी को दिख रहा था. तो गैप जो बिटवीन रिच एंड पुअर है वो काफी ज्यादा वाइडन हो गया था इस पॉइंट तक. अब इस सिचुएशन में अगर बैड हार्वेस्ट हो जाए, if there is bad harvest, मतलब हेल आ गया, ड्राउट आ गया, हार्वेस्ट बिगड़ गया, तो क्या होगा? तो फूड और ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और कम होगा, डिमांड और बढ़ेगी एंड प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस. क्या बोलते हो? ये बहुत ज़्यादा होने लगा था फ्रांस में. ये जो सिचुएशन थी फ्रांस में बहुत ज़्यादा होने लगा था. सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ लोगों की लाइवलीहुड जो है वो एंडेंजर हो जाती है. मतलब लोगों का खाना पीना, जीना, मकान, रहना, सब जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, किल्लत में आ जाते हैं लोग. इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस का मतलब है सर्वाइवल. क्राइसिस ऑफ सर्वाइवल. सर्वाइव कैसे करे जब महंगाई इतनी है, आमदनी नहीं है, ऊपर से राजा जो है वो डबल टैक्सेशन लगा रहा है और टैक्सेशन बढ़ाने वाला है. समझ रहे हो फ्रांस में क्या सिचुएशन? अब समझ आ रही होगी. बुरी हालत है आपकी, आप फार्मर हो बेचारे, और राजा बात कर रहा है, खुद पार्टियां फेंक रहा है और बात कर रहा है टैक्सेशन बढ़ाने की. तो इस सिचुएशन को दर्शाने के लिए आपकी एनसीईआरटी में एक पिक्चर दी गई है.
है ना, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ स्पाइडर नेट है एंड उस पर स्पाइडर है, और जो स्पाइडर है वो वेट कर रहा है फॉर फ्लाइज टू कम एंड गेट स्टक इन इट्स नेट। स्पाइडर मैन नहीं, नॉर्मल स्पाइडर है ये, है ना। तो स्पाइडर वेट करता है, वो नेट बनाता है जिससे जो अदर फ्लाइज है वो चिपक जाए उसके नेट से और फिर उसको खाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर दिखा रखा है एक बड़ा सा नोबिलिटी या लैंडलॉर्ड, नोबेल लैंडलॉर्ड हो गए, और यहाँ पेजेंट्स है। और आप देखोगे नोबेल के पास बोरी भर के खाना है, ग्रेन है, बोरी भर के ग्रेन है, बट फिर भी वो ग्रीडी है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, और वो इस पुअर पेजेंट से जो है और खाना मांग रहा है ना। तो पुअर पेजेंट इसको बोलते हैं फ्यूडल ड्यू। फ्यूडल ड्यूज मतलब क्योंकि वो पेजेंट है उसको बड़े जमींदार को ड्यू देना पड़ेगा, गिफ्ट देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा और सर्विस भी देनी पड़ेगी। नोबेल ने बोला कि चलो सामान देने आए हो तो जूता भी साफ कर दो, तो जूता भी साफ करना पड़ेगा। समझ लो आप पेजेंट्स की सिचुएशन इस फ्रांस 1774 और 1789 के बीच में, राइट। तो ये सोशल रियलिटी एक तरीके से दर्शाई गई है उस टाइम की, ठीक है। नाउ ये सिचुएशन चेंज कैसे होती है? नाउ गाइस, ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन पहले नहीं थी। ऑब्वियसली फ्रांस में ये जो थर्ड एस्टेट टैक्स देता था, चर्च और नोबिलिटी फार्मर्स को, पेजेंट्स को बहुत मारती थी, उनको बहुत टॉर्चर करती थी, ये बहुत टाइम से हो रहा था। और बहुत टाइम से जो पेजेंट्स थे वो बीच बीच में साथ में मिलकर प्रोटेस्ट भी करते थे, ट्राई भी करते थे कि हम कुछ कर ले, क्रांति कर ले, बट कोई चेंज नहीं आता था। तो व्हाट चेंज्ड? हाउ डिड इट लीड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्योंकि इवेंचुअली एक नए सोशल क्लास का इमर्जेंस हुआ, और इस सोशल क्लास जो नया इमर्ज हुआ इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। ये मिडिल क्लास इमर्जेंस के वजह से वी कैन से इट लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो व्हाट वाज दिस सोशल ग्रुप? कौन था? तो ये जो नया मिडिल क्लास था ये वो लोग थे जो एजुकेट हो गए थे, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी, उन्हें ट्रेड आ गया था और उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था ओवरसीज। तो जैसे वो इंडिया से, है ना, फ्रांस से आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांस से वो ओवरसीज जो है इंडिया से वुल, सिल्क, कॉटन ले जाते थे, यूरोपियन मार्केट्स में सामान बेच के पैसा कमाते थे। सो दे बिकेम रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। वो एजुकेटेड थे तो उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया था कॉन्सेप्ट सच एज इक्वालिटी। उन्होंने बोला कि यार ऐसा क्यों कि राजा और नोबिलिटी और चर्च वाले लोग टैक्सेस कभी पे नहीं करते और हम ही टैक्सेस पे करते रहे, ये तो गलत है। सो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दीज प्रिविलेजेस बाय बर्थ कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ, है ना। उन्होंने कहा कि एक समाज में फ्रीडम होना चाहिए, एक इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, सो दैट सब जो है इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाए। तो ये नए आइडियाज, पहली बार ये आइडियाज फॉर्मुलेट हो रहे थे, इक्वालिटी जिसको हम आज ना आसानी से बोल देते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट्स इमर्ज होने लगे। नाउ इस टाइम पे काफ़ी सारे फिलोसफर्स भी आने लगे थे जो अपनी बातें अलग अलग तरीके से स्प्रेड करते थे। तो इनकी जो फिलोसफी थी, दे स्टार्टेड बीइंग डिस्कस्ड इन सैलॉन्स, है ना। सैलॉन्स हो गए, होटल्स हो गए, कॉफ़ी हाउसेस हो गए, टैवर्न्स हो गए, जैसे बार होता है, रेस्टोरेंट होता है उस टाइम का, न्यूज़पेपर्स, बुक्स के थ्रू इन फिलोसफर्स की बातें भी लोगों तक पहुँचने लग गई। अब बहुत लोग फ्रांस में इलिटरेट थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन तक भी इन फिलोसफर्स की बातें पहुंचाई गई थ्रू रीडिंग। जैसे मैं हूँ बुक रीडर, तो मैं पढ़ती थी टैवर्न में खड़े होके या कॉफ़ी हाउस में खड़े होके, एक रीडिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था और लोग जो है सुनते थे। तो इन फिलोसफर्स की थ्योरी क्या थी, फिलोसफी क्या थी, इस पर भी 1 मार्कर 2 मार्कर आता है, तो ध्यान से सुनना। जॉन लॉक ने अपनी एक किताब टू ट्रियटीज ऑफ गवर्नमेंट में लिखा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की बिल्कुल गलत है, इसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए। व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन मतलब कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, कि राजा ही डिवाइन है, भगवान जैसा है, राजा ही एब्सोल्यूट है, पावरफुल है, हमें राजा की बात सुनना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग इट। ये जो कॉन्सेप्ट पहले चलता था कि राजा सब कुछ है, राजा की बात हमें सुननी है, इसको जॉन लॉक ने रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई क्यों हम सुने राजा की बात, कौन है ये राजा, है ना। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, ही स्टार्टेड ब्रिंगिंग दीज आइडियाज टू द पीपल।
फिर रूसो ने भी अपनी एक किताब में, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके किताब में लिखा कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है इट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब अभी आजकल जैसे होता है कि हम एक सरकार को चुनते हैं, वो 5 साल तक हमें रूल करती है, फिर हम किसी और सरकार को चुनते हैं, तो एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है कि हम जिसको वोट करेंगे वो हमको रूल करेगा। बट मोनार्की में ऐसा नहीं था। मोनार्की में तो भैया राजा हमको रूल करता था, चाहे हम हो, हमारे बच्चे हो, हमारी कोई भी पीढ़ी हो, उसी वही राजा की के जो फैमिली है हमको रूल करती रहेगी। तो रूसो ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग और उनके लीडर्स के बीच में एक तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है। देन यू हैव मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने बताया था कि पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं ना कि पावर जो है किसी एक ऑर्गन पे, किसी एक राजा पे नहीं होनी चाहिए, वैसे ही मॉन्टेस्क्यू ने उस टाइम बोला था कि पावर जो है इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑलराइट, सो गाइज दैट वाज वॉट वी हैव डन टुडे। अब आप समझ सकते हो कि अगला क्या होने वाला है। तो हमने पढ़ा कि भैया फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कैसे जो है डिवाइडेड थी, कैसे जो है थर्ड एस्टेट के ऊपर अत्याचार हो रहा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा होने लगा था, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं था। उस सिचुएशन में जो है राजा ने टैक्सेशन बढ़ाने की बात की, फिलोसफर्स की बातें फैलने लग गई थी कि देखो राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए राजा के पास। उसके बाद मिडिल क्लास का इमर्जेंस भी होने लगा था। कुछ ऐसे लोग सोसाइटी में जिन पे पैसा था, एजुकेशन था, सोसाइटी में, समाज में क्रांति लाने की क्षमता थी। अब ऐसे सिचुएशन में रेवोल्यूशन, क्रांति तो होनी ही थी। तो कैसे हुई, कैसे जो है मोनार्की एबॉलिश की गई फ्रांस में, एंड कैसे जो है फ्रांस को एक रिपब्लिक की तरह एस्टैब्लिश किया गया, क्या चेंजेस लाए गए उसके बाद, ऑल ऑफ दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा था कैसे फ्रेंच सोसाइटी जो है वो अलग अलग एस्टेट्स में डिवाइडेड है। याद है आपको, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में था आपका एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, नोबिलिटी, जो अमीर लोग होते थे, राजा वगैरह। सेकेंड एस्टेट में थे आपके क्लर्जी, जो चर्च के लोग होते थे। और थर्ड एस्टेट में थे बाकी सब लोग, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, फार्मर्स, पेजेंट, शॉपकीपर्स, कॉबलर वगैरह वगैरह। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे थर्ड एस्टेट के लोग थे जो सिर्फ टैक्स देते थे, बाकी जो 2 एस्टेट के लोग थे वो टैक्स सिर्फ लेते थे और आराम की जिंदगी जीते थे। इस तरीके का हमारा समाज था फ्रांस में। राइट, वेरी गुड। कौन से वो 2 तरीके के टैक्सेस है ये भी मुझे चैट बॉक्स में बता दो, जिससे मुझे पता चले कि आपने पढ़ा था लास्ट सेशन, आप थे लास्ट सेशन में। राइट, अब इस सिचुएशन में मैम यू आर मिस्टेकन। क्यों बेटा? थे, मैंने ये भी बोला था कि गाइस जैसा स्पेलिंग है वैसा ही याद करो, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन पे मत जाओ, नहीं तो गलत लिख के आ जाओगे। टाइल एंड तिथे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब उस टाइम हमने ये भी पढ़ा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया था। एक तो समाज की बहुत बुरी सिचुएशन थी, है ना, थर्ड एस्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भार था। फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे, जो आपके किंग थे, मैरी एंटोनेट जो क्वीन थी, ऑस्ट्रियन क्वीन थी, वो पार्टियां करते थे, अलग अलग डिज़ाइनर कपड़े पहनते थे, बट थर्ड एस्टेट के लोग बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किए जाते थे। ऐसे सिचुएशन में सबसिस्टेंस क्राइसिस भी हो गई। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सर्वाइवल। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ था जब बैड हार्वेस्ट होती है, और इतने बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, डिमांड भी बढ़ती है, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लोगों के पास ना होता है मकान, ना होता है पैसा, ना होते हैं वेजेस, ना घर, ना पैसा, ना मकान, एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस में लोग और ज़्यादा दब जाते हैं। इस सिचुएशन में वी सी दैट देयर इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। थर्ड एस्टेट में जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आपके लॉयर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन, ये वाली जो मिडिल क्लास होती है ये एजुकेट हो जाती है, स्कूल जाने लगती है और ये सोचने लगती है कि यार हमें क्यों टैक्स दे, क्यों राजा की हम लोग बात माने, क्यों ना हम एक ऐसा एक समानता वाला समाज एस्टैब्लिश करें जहाँ पर हम सबकी बातों की वैल्यू हो। राइट, तो इस तरीके से एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है। तो एक ऐसा पॉइंट आ गया है
आपको दिख रहा है कि एक ऐसा फर्टाइल लैंड जो है वो हो गया है जिसमें एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति हो सकती है बाय द थर्ड एस्टेट। एस्टेट क्या होता है? तो गाइस बच्चों, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि इस पूरे सिस्टम को ओल्ड रेजीम बोला जाता है। ओल्ड रेजीम में एक तरीके से जैसे कास्ट सिस्टम नहीं होता, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शूद्र या क्षत्रिय, वैसे ही सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको बोला जाता है फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। हाँ वीक्विज है, हाँ वीक्विज है, हाँ ठीक है मैम। वाई नोबिलिटी यूज टैक्सेस, व्हाट एल्स विल दे यूज? ऐसा थोड़ी ना राजा अपनी आंख खोलता है और भगवान उनको पैसे दे देते हैं। टैक्सेशन से ही राजा और आज हमारी सरकार के पास पैसा आता है, राइट? चलो अब कहानी आगे बढ़ती है। जो हमारे राजा साहेब थे लुइस 16, जो सिर्फ 20 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी, जब वो राजा बने थे, खुश तो बहुत हुए थे राजा बनने पे, पर दुखी बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी। क्यों थी? हमने पिछले सेशन में कर दिया है। अब ऐसे सिचुएशन में उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपने खर्चे कम करें जो उनसे हो नहीं रहे थे क्योंकि उनकी बीवी बड़ी खर्चीली थी, या फिर वो टैक्सेस बढ़ाए। टैक्सेस बढ़ाने का एक सिस्टम था फ्रांस में। ऐसा नहीं कि राजा ने बोला आज से 20% टैक्स बढ़ा तो टैक्स बढ़ गया, नहीं। एक सिस्टम था जहां पर राजा को राजा को मीटिंग बुलानी पड़ती थी ऑफ द एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल क्या होता है? तीनों एस्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो राजा के सामने जाते हैं और उन एस्टेट जनरल के वोटिंग के बाद ही जो है राजा नया टैक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है? तो दिस बॉडी वाज कॉल्ड द एस्टेट्स जनरल। ऑलराइट, नाउ ये पहले जब बुलाई गई थी इन 1614, कितने पूरे ऑलमोस्ट 100 साल पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी इतना, और अब जाके राजा ने वापस से एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई क्योंकि वो नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, ठीक है? आप बहुत ध्यान से सुनना, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, मजेदार भी है और इंपॉर्टेंट भी आपके चैप्टर में। अभी तक क्या था कि एस्टेट, जैसे फर्स्ट एस्टेट से 300 लोग थे, सेकेंड एस्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे क्योंकि थर्ड एस्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी। समझ गए? फर्स्ट एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए राजा के सामने, सेकेंड एस्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स गए, वो राजा के राइट और लेफ्ट में बैठ गए, ठीक है? उनको बैठने की जगह दी गई। जो थर्ड एस्टेट था जिसमें मिडिल क्लास थी, है ना, जो प्रॉपर्टीड मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वही लोग इनवाइटेड थे। उनको जो है पीछे खड़ा किया गया 600 लोगों को। जो वुमेन थी, जो पुअर थर्ड एस्टेट था, जो पेजेंट्स थे, दे वर नॉट अलाउड, जो आर्टिजन्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एस्टेट जनरल। समझ गए? इतना मजा आया? अब आप कहोगे कि मैम वोटिंग कैसे होती है? जैसे आजकल जब वोटिंग होती है 1 person हैज 1 vote, है ना, बट उस टाइम इस तरीके से वोटिंग नहीं होती थी। ईच एस्टेट हैड 1 vote, मतलब फर्स्ट एस्टेट के पास 1 वोट होगा, सेकेंड एस्टेट के पास 1 वोट होगा, थर्ड एस्टेट जिसमें 600 लोग हैं, जिसमें डबल लोग हैं, उन पे भी सिर्फ 1 ही वोट होगा। अब आप बताओ, इज दिस फेयर? है ना, बात हो रही है टैक्सेशन बढ़ाने की। टैक्स सिर्फ थर्ड एस्टेट देता है, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो है वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, बट फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास 1-1 वोट है, थर्ड एस्टेट के पास भी 1 ही वोट है। तो फर्स्ट और सेकंड तो कहेगा हाँ हाँ टैक्स बढ़ा दो, उनको थोड़ी ना ही देना टैक्स, पर थर्ड एस्टेट मना भी करेगा तब भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी, है ना? कितना अनफेयर है, राइट? अब ऑब्वियसली जो थर्ड एस्टेट के मिडिल क्लास थे, जो एजुकेट हो गए थे, उन्होंने भी बोला कि ये तो अनफेयर है राजा जी, है ना, हम समझते हैं कि आप टैक्सेशन बढ़ाना चाहते हो, पर अगर आप वोटिंग कराना चाहते हो तो ईच पर्सन शुड हैव 1 vote, ना कि ईच एस्टेट शुड हैव 1 vote, है ना? तो उस तरीके से जो थर्ड एस्टेट है जिसमें 600 लोग हैं, उनके पास ज्यादा पावर हो जाएगी। अब आप बताओ, अगर आप लुई 16 होते, आपके पास बड़ी खर्चीली बीवी होती, आप भी बड़े खर्चीले हो, डिजाइनर शूट, डिजाइनर जीन्स, डिजाइनर वॉच पहनते हो, आपको टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो आप क्या ये डिमांड पूरी करोगे?
ऑब्वियसली नहीं। आपको पता है कि अगर आपने डिमांड पूरी कर ली तो भाई साहब टैक्स छोड़ो, आप कुछ सांस भी नहीं ले पाओगे, है ना। तो ऑब्वियसली ये डिमांड पूरी नहीं की गई। लुई 16 ने कहा नहीं नहीं, आई एम नॉट गोना लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर दिस डिमांड। तो जो थर्ड एस्टेट है वो गुस्सा हो गया, मुंह फुला लिया उन्होंने, और वो पूरे मीटिंग से बाहर वॉकआउट कर गया। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम नई बात मान रहे हमारी, तो हम खुद अपनी मीटिंग करेंगे। अब बाहर निकल के उन्हें एक बहुत बड़ी जगह चाहिए थी मीटिंग करने के लिए, है ना। खुद तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे सबके सब, तो उन्हें एक टेनिस कोर्ट मिला, ठीक है, टेनिस कोर्ट मिला, और वहाँ उस टेनिस कोर्ट में आके वो जमा हो गए। और सबने बोला कि भैया अब लुई 16 की खैर नहीं, उन्होंने हमारी डिमांड नहीं मानी, तो हम सब साथ में मिलकर खुद का वोटिंग करेंगे, खुद की असेंबली बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली। समझ गए। उन्होंने कहा लुई 16 भाड़ में जाए, खुद की हम असेंबली बनाएंगे जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली। और उन्होंने प्रण ले लिया, ना हम खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे जब तक हम एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते दैट लिमिट्स द पावर ऑफ द किंग। तो उन्होंने दे वॉकड आउट टेनिस कोर्ट में, उन्होंने एक ओथ लिया, एक प्रॉमिस किया अपने आप को कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होगा, टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। राजा की पावर पे लिमिट, राजा के जो राजा करता है उसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस लगाना। ठीक है, समझ गए इतने पार्ट, राइट। हाँ, लुई 16 बेटा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेनिस, हाँ, टेनिस कोर्ट ओथ भी बोला जाता है इसकी बात, ठीक है ना। टेनिस कोर्ट ओथ की फोटो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बीच में कोई स्पीच दे रहा है, आसपास जो लोग हैं वो अपना हाथ उठा के रेडी है। ये पेंटिंग जो है जैक्वी लुई डेविड ने बनाई थी, आपकी एनसीईआरटी में है, कुछ पिक्चर्स आपको याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ दोज पिक्चर्स, ठीक है। अब ये पूरी नेशनल असेंबली को जब भी ऐसी कोई क्रांति होती है उसमें लीडर जरूर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, कहेंगे यार आज तो ना हम लोग टीचर के अगेंस्ट कुछ करते हैं, तो हमेशा ये सब जो शैतानियां करते हैं ना उसमें लीडर जरूर होते हैं शैतानी के। इस शैतानी के लीडर से दो, मीराबियू एंड एबीसीएस। क्या है? मीराबियू, फ्रेंच नाम है, तो मीराबियू एंड एबीसीएस, ये लोग थे द लीडर्स बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली। अब आप कहोगे कि ये लोग भी मिडिल क्लास ही होंगे, ये लोग भी थर्ड एस्टेट के होंगे? नहीं। इंटरेस्टिंगली मीराबियू जो है फर्स्ट एस्टेट के थे। ही वॉज बॉर्न इन अ नोबेल फैमिली, बट फर्स्ट एस्टेट के लोगों को भी अकल आ सकती है। तो इनको एक दिन अकल आई कि भैया ये जो हो रहा है हमारे समाज में सही नहीं हो रहा है, फ्यूडल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। उन्होंने स्पीच देने लगे वो बड़े बड़े थर्ड एस्टेट के लोगों के सामने कि देखो तुम जो सह रहे हो गलत सह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो एक थे ये लीडर, और दूसरे थे एबीसीएस जो एक प्रीस्ट थे, सेकंड एस्टेट के थे। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, और ये भी लीडर बने जिसके वजह से नेशनल असेंबली फ्रांस में एस्टैब्लिश हुई। क्लियर? समझ आ गई है ना। अब आप फ्रांस की सिचुएशन थोड़ा गौर से समझिए। एक पॉइंट पे नेशनल असेंबली जो है बन रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात कर रहे हैं कि कैसे हम राजा की जो पावर है उस पे उसको लिमिट करेंगे, उसको रोकेंगे। दूसरी तरफ फ्रांस के समाज में भी काफ़ी बुरी सिचुएशन हो रही है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है, लोगों के पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, मकान नहीं है, बहुत बुरी विंटर्स आ गई है, विंटर इज कमिंग, विंटर हैज़ कम इन फ्रांस, है ना। तो विंटर आ चुकी है, खाना ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसी सिचुएशन में बोला जाता है कि किंग लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, उन्होंने कहा था इफ दे डोंट हैव ब्रेड लेट देम ईट केक, है ना। ये एक थ्योरी है जो सच नहीं है वैसे, बट ऐसा बहुत पॉपुलर है कि शी हैड सेड दैट, क्योंकि वो इतनी अपने महलों में रहती थी, उन्हें पता ही नहीं था कि बेटा उनके पास ब्रेड इसीलिए नहीं है कि उनके पास मतलब वो केक खा ले, बल्कि उनके पास पैसा नहीं है इसलिए उनके पास ब्रेड नहीं है ना। सो शी डिडंट नो दैट। एनीवेज, तो काफ़ी फूड क्राइसिस भी हो रही थी। तो वी कैन सी कि एक तरीके से सिटीजन्स जो है फ्रांस के वो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे किंग के, मोनार्की के, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के। ठीक है, ये सिचुएशन था इन द कैपिटल ऑफ फ्रांस।
अब अगर हम कंट्री साइड पे अच्छा, इसी सिचुएशन में राजा जो है अपने ट्रूप्स भेजते हैं इन पेरिस, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि लोग जो है कुछ करने वाले हैं मेरे अगेंस्ट, तो अपने ट्रूप्स भेज देते हैं और लोगों को भी ये पता चल जाता है कि राजा अपने ट्रूप्स भेजने वाले हैं। अफवाह फैलने लगती है कि जो राजा साहब है वो हमको मारने वाले हैं। तो फिर हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जाते हैं कि सारे जो लोग हैं वो बास्टाइल जो प्रिजन फोर्ट है उसमें घुस जाते हैं, जो वहाँ के, याद है ना हमने चैप्टर इस तरीके से शुरू किया था, तो हम वापस से उस इंसिडेंट पे पहुंच रहे हैं जहां से हमने चैप्टर शुरू किया था कि वो बास्टाइल फोर्ट में जाते हैं, वहां के जो गार्ड्स हैं उनसे वेपन लेते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, प्रिजनर्स को रिलीज कर देते हैं। क्लियर? यस। चलो, अब कंट्री साइड जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर भी अफवाह फैलने लगती है कि क्योंकि फ्रांस में, पेरिस में, कैपिटल में कुछ कुछ हो रहा है, कंट्री साइड में विलेजेस में भी जो मेनर के लॉर्ड्स हैं, मेनर मतलब बड़े बड़े बंगलों में जो जमींदार वगैरह रहते हैं, जो चैट्यू मतलब जिन पे इतना ज़मीन होता है, इतने बड़े पैलेसेस होते हैं, जो यहाँ पर लोग रहते हैं, वो लोग अपने ट्रूप्स के साथ आने वाले हैं और पेजेंट्स को ऐसा लगा कि वो हमें मारने वाले हैं, वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, हमसे बदला लेने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस में थर्ड एस्टेट ने अपनी नेशनल असेंबली बना दी। तो जब ये अफवाह फैलने लगी तो ऑब्वियसली फार्मर्स डर गए, उनकी बुरी हालत हो गई, उन्हें लगा कि वैसे ही पैसा नहीं है, ये लोग हमारे क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं। तो जब ऐसी अफवाह फैलती है तो क्या होता है, पहले ही पेजेंट्स जो है अपने हथियार लेके अपने जो लॉर्ड्स हैं, ये जो चैट्यू है, मेनर पे है, उन पे अटैक करने लगते हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है, इतनी स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जाती है फ्रांस में कि नोबेल्स जो है वो अपने घर छोड़ छोड़ के बाकी सब देशों में भागने लगते हैं। क्लियर? यस। 14 जुलाई 1789। ठीक है, भावना आपको बहुत पता है, बहुत पता है। तो गाइस, चैट्यू और मेनर दोनों सिमिलर है, दोनों एक तरीके से कैसल है, बंगलो है, जहाँ पर लोग रहते थे। अच्छा, जहाँ पर बड़े बड़े जमींदार रहते थे। अब आपके बुक में ये इमेज दी गई है, ये दिखाया गया है कि कैसे द ग्रेट फियर इज स्प्रेडिंग, मतलब शुरू हुआ था पेरिस में, फ्रांस में, है ना, जब बास्टाइल के ऊपर लोगों ने अटैक किया था। फिर ये डर पेजेंट्स में कि यार हमें एक राजा मारने वाला है, ये फैलने लगा और जो नोबेल्स थे उनके ऊपर अटैक्स होने लगे, उन्हें देश से निकाला जाने लगा। ठीक है बेटा, 8:45 से थी क्लास, सॉरी 15 मिनट जल्दी कर दी थी हमने। अब ये सब जो हो रहा है फ्रांस में, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द 14 अगस्त 1789? जो ये नेशनल असेंबली है, उन्होंने एक डिक्री पास की, मतलब उन्होंने एक ऑर्डर पास किया। तो गाइज ऑब्वियसली जब ये सब हो रहा था तो हमारे जो राजा साहब थे वो बुद्धू तो थे नहीं थे, उन्हें पता था कि बेटा ये लोग जो है मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, लोग आके मेरा गला पकड़ लेंगे, मेरी बेचारी बीवी को भी मार डालेंगे। तो उन्होंने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकग्नाइज किया। उन्होंने कहा भैया दो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम मान लेंगे उसकी बात। एंड नेशनल असेंबली मतलब क्या हुआ, तो नेशनल असेंबली बिकेम अ पार्लियामेंट, एक तरीके से पार्लियामेंट, और उसने किंग को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो राजा ने उसके कहने पे एक डिक्री या ऑर्डर पास किया। पहला कि फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाएगा। फ्यूडल सिस्टम मैं समझा चुकी हूँ फर्स्ट सेशन में। ये जो पूरा सिस्टम है जहाँ छोटे पेजेंट्स को बड़े लैंडलॉर्ड्स की बात माननी पड़ती है, उनके लिए काम करना पड़ता है फ्री में, उसको फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। प्रिविलेजेस जो है, जो क्लर्जी को मिलते थे टैक्स कलेक्ट करने का, फ्री लैंड का, वो सब हटा दिए गए। टिथेस जो है, जो टैक्स दिया जाता था चर्च को, दैट वाज एबॉलिश्ड, और चर्च की लैंड कॉन्फिस्केट कर दी गई। अच्छा, इसके बाद जो नेशनल असेंबली थी, जो नई एक तरीके से पार्लियामेंट था फ्रांस का, उसके पास 2 बिलियन लिवरे वर्थ का उसको प्रॉफिट आया। इतना इसने ये सब जब हटाया, एंड दैट मनी वाज यूज्ड टू फिल द कॉफर्स ऑफ फ्रांस अगेन। ठीक है, चलो अब फ्रांस बनी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया इन 1791। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया राजा तो है, पर राजा जो है वो उसमें अल्टीमेट पावर नहीं है, उसकी पावर को लिमिट कर दी गई है। राइट, अब जो है वी हैव 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो आज भी हमारे देश में, मतलब जैसे हमारे देश में है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। क्लियर, समझ आ गया व्हाट इज
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्फिस्केटेड मतलब जब आपसे कुछ छीन लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फ़ोन है और फ़ोन अलाउड नहीं है स्कूल में और मैंने आपसे फ़ोन ले लिया एज ए टीचर, तो आई हैव कॉन्फिस्केटेड योर फोन। नहीं बेटा, क्विज होगा, ठीक है। चलो अब गाइस ये वाला इमेज है आपकी बुक में, बहुत ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस के समाज को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स। अब ओल्ड रेजीम था 1789 से पहले, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले है ओल्ड रेजीम 3 एस्टेट्स वाला। अब न्यू रेजीम, न्यू सिस्टम आ गया है। न्यू सिस्टम कैसा था? समाज को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, 3 नहीं 2। पैसिव सिटीजन्स वो थे जो वुमेन थे, जो थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, इन सबको पैसिव सिटीजन्स बोला गया, जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे, राइट। देवर अबाउट 3 मिलियन men who were not allowed to vote, children, youth below 25 years of age. एक्टिव सिटीजन्स वो थे who are entitled to vote, जिन पे प्रॉपर्टी थी, जो प्रॉस्पेरस थे और जो नोबिलिटी थी, ये सब they were allowed to vote. अब वो वोट करते थे इलेक्टर्स को, ठीक है। इलेक्टर्स वही बनता था, ओनली दैट पर्सन कुड बिकम एन इलेक्टर हु हैड प्रॉपर्टी, हु हैड एजुकेशन, ठीक है। थोड़ा डेमोक्रेटिक नहीं है बट फिर भी बेटर है पहले से। फिर ये इलेक्टर्स जो है 745 मेंबर्स को चूज करते थे, जो नेशनल असेंबली फॉर्म करती थी, एक तरीके की पार्लियामेंट या सरकार। और ये नेशनल असेंबली जो है मिनिस्टर्स को भी जैसे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ चाइल्ड, इसको जो है चूज करती थी, कंट्रोल करती थी, और राजा को भी कंट्रोल करती थी। यस, वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड। समझ गए? जज को भी ये एक्टिव सिटीजन्स ही वोट करते थे। गाइस आई होप ये समझ, ये पार्ट थोड़ा आपको लगेगा क्या ये, बट बड़ा सिंपल है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि डायरेक्ट वोटिंग होती थी, आप कहोगे नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि पीपल आर वोटिंग फॉर इलेक्टर्स एंड इलेक्टर्स आर वोटिंग फॉर लीडर्स। क्लियर? क्लियर? चलो, तो जैसे मैंने बोला इलेक्शंस टू द नेशनल असेंबली, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, ये मैं समझा चुकी हूँ। एक्टिव सिटीजन्स होते थे मेन हु आर अबव द एज ऑफ 25, जो टैक्सेस पे करते थे फॉर मोर देन 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। मतलब अगर लेबरर्स वेज 20 रुपये है पर डे की, तो उनका जो मतलब कोई इंसान 60 रुपये से ज़्यादा, 60 रुपीज़ से ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो वो एक्टिव सिटीजन में आ जाता है। दे आर एंटाइटल्ड टू वोट। बट वुमेन, चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, वो पैसिव सिटीजन्स उनको बुलाया गया। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही थे हु आर अलाउड टू चूज इलेक्टर्स, इलेक्टर्स से हु आर अलाउड टू चूज द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। क्लियर? क्लियर? चलो, नाउ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस का, उसमें लाइक द नेम, द फर्स्ट लाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वुमेन है ही नहीं, हम औरत तो बस चाय पिलाने के लिए थे उस टाइम, है ना, मैन एंड सिटीजन। तो उसमें बोला गया कि कुछ जो हक होते हैं वो नेचुरल और इनएलिएनेबल होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं इंडियंस होके, क्योंकि जो हक की बात आज हम कर रहे हैं ना, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ये, राइट टू इंटरनेट, राइट टू नो फ्लाइंग चप्पल, है ना, ये सब राइट्स की जो हम आज बातें करते हैं, ये फ्रांस से ही आया। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पहली बार लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि कुछ हक मिलेंगे लोगों को, जैसे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, जो नेचुरल है, इनएलिएनेबल है, मतलब वो आपसे छीने नहीं जा सकते, वो नेचुरल है, भगवान के दिए हैं, ठीक है। वो that cannot be taken away from you and it is our duty to protect these natural rights, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने हम सब समान है, और आज़ादी, लिबर्टी, ठीक है। क्लियर? यस, थैंक यू आकांक्षा। अब मैम, मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय किंग और हुम? बेटा, मिनिस्टर्स वर इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। जैसे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से मिनिस्टर्स आते हैं, है ना, मतलब गवर्नमेंट बनती है, मिनिस्टर्स आते हैं, सब पार्लियामेंट के लोग होते हैं। और राजा तो बस एक अलग है, वो अगर कोई डिसीजन लेना चाहता है तो उसको वो डिसीजन कंट्रोल करेगा नेशनल असेंबली। क्लियर? भाई बेटा, क्विज नहीं हुआ, क्विज अभी होगा। अब हम आते हैं आखिरी पार्ट ऑफ टुडेज सेशन एंड दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स। इसको ध्यान से देखना, इसमें 1 मार्कर जरूर आता है इन सिंबल्स पे।
नाउ गाइस, जब भी हम कोई क्रांति के बारे में बात करते हैं, याद रखना ज़्यादातर लोग जो क्रांति में पार्ट लेते हैं वो इलिटरेट होते हैं, है ना, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। अगर आप उनके सामने जाके अंग्रेजी में फैंसी स्पीच दोगे तो वो कहेंगे हट और चले जाएंगे अपने घर, है ना। इसीलिए बहुत ज़्यादा सिंबल्स और इमेजेस यूज़ किए जाते थे जिससे उनको कम्युनिकेट कर पाए, जिससे इमोशनली उनको इंस्टिगेट कर पाए कि हाँ भाई तुम भी क्रांति में पार्ट लो। तो कुछ पेंटिंग्स थी जो बनाई थी ली बारबियर ने, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ली बारबियर ने ये पेंटिंग्स बनाई थी एंड उन्होंने ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए थे इन हिज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया गया था। किस टाइप के सिंबल्स उस टाइम यूज़ किए गए थे? पहला है ब्रोकन चेन। तो जो स्लेव्स होते थे ना उस टाइम पे, उनको चेन से बांधा जाता था, तो ऑब्वियसली ब्रोकन चेन मतलब आज़ादी, है ना, बिकमिंग फ्री, राइट। फिर है आपका, पहले ये कर लेते हैं, द बंडल ऑफ रॉड्स और फासेस। तो रॉड्स को एक तरीके से साथ में लाया गया है, जो हम हिंदी में नहीं बोलते मुट्ठी, अगर एक उंगली है तो उसको आराम से काटा जा सकता है, बट उंगलियों को साथ में मुट्ठी की तरह लाए तो उसको आप एकदम से नहीं काट सकते। बस सेम ही चीज़ है, वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट रॉड्स व्हेन ब्रॉट टुगेदर तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ यूनिटी की बात हो रही है जब रॉड्स को साथ में लाया जा रहा है ना। फिर आपको यहाँ ट्राइंगल दिख रहा है एंड यहाँ आँख है एंड उसके आसपास ऐसे रेज है। दिस इज़ फॉर नॉलेज, कि ये जो सन रेज है उससे जो इग्नोरेंस है कि हमको राजा की बात माननी चाहिए, राजा हमारा सब कुछ है, ये इग्नोरेंस, ये लाइट, लाइट इग्नोरेंस को ख़त्म कर देगा। ट्रूथ विल ट्रायम्फ, एक तरीके से वो दिखाया गया है इस सिंबल से। समझ गए? यस, ही वॉज अ पेंटर, है ना। फिर है आपका स्केप्टर। स्केप्टर होता है जो राजा के हाथ में नहीं होता, कभी कभी लंबा सा डंडा देखते हो, आपको लगता है क्यों है भाई इसके हाथ में डंडा, ऐसे करके राजा ना विलन राजा से खड़ा होता है मूवी में स्केप्टर के साथ। दैट इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर। नो गाइस, आप कहोगे ये क्यों है, व्हाई इज दिस अ सिंबल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन जो राजा की पावर के अगेंस्ट है? क्योंकि अभी तक क्रांति हुई बट राजा के पावर को पूरी तरह हटाया नहीं गया। राजा अभी भी है, उसको थोड़ी पावर दी गई है, तो रॉयल पावर अभी भी है, तो उसका सिंबल ये था। इट्स जस्ट दैट उस पावर पे हम लिमिट ले आए हैं, हम मतलब फ्रेंच लोग। मैं तो गई नहीं फ्रांस आज तक, अमृतसर से पूछना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर है ये वाला सिंबल, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। आप कहोगे ये भाई कौन सा सिंबल है, अपनी पूंछ खा रहा है सांप, है बेवकूफ, बट इट्स अ रिंग। तो गाइस आप देखोगे रिंग का कोई स्टार्ट या एंड नहीं होता, है ना। तो एक तरीके से इट इज़ अ सिंबल ऑफ इटर्निटी, कि हमेशा हमेशा के लिए हम जो है स्वतंत्र रहेंगे और समान रहेंगे, ठीक है, इक्वल रहेंगे। देन यू हैव अ रेड कैप, राइट। अब आप कहोगे ये रेड फिरंगी कैप रेड फिरगियन कैप क्या है? तो बेटा सेंटा क्लॉज का कैप तो है नहीं, है ना। जब स्लेव उस टाइम फ्री हुआ करते थे तो उनको ये रेड कैप पहनाई जाती थी, तो इट इज़ अ सिंबल ऑफ बीइंग फ्री। जैसे अगर आप हैरी पॉटर फैन हो तो उसमें डॉबी था ना, है ना, जब वो फ्री किया जाता था उसे सॉक्स दिए गए थे, वो जो कॉन्सेप्ट था J.K. राउलिंग था वो यहीं से था। यहाँ भी जब स्लेव्स फ्री किए जाते थे उनको ये लाल टोपी पहनाई जाती थी, ठीक है। फिर यह है आपका ब्लू, वाइट एंड रेड, ये जो मैरियान है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में, जैसे भारत माता ऑफ इंडिया, तो यूजुअली फ्रांस को डिपिक्ट किया जाता था थ्रू 3 नेशनल कलर्स ऑफ ब्लू, वाइट एंड रेड। फिर ये विंग्ड वुमेन है, पंख है इस औरत के, है ना। ये विंग्ड वुमेन इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ की पर्सोनिफिकेशन है ये, ठीक है, लाइक शी हैज विंग्स, राइट। एंड देन यू हैव द लॉ ऑफ टैबलेट। टैबलेट के पत्थर पे, पत्थर की लकीर जैसे होता है, पत्थर पे लिखा गया है आपके सारे हक। इसका मतलब नो मैटर आप कौन हो, आपके हक आपको मिलेंगे। एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, तो लॉ ऑफ द टैबलेट, ठीक है, क्लियर। अब हम गए, लास्ट पार्ट नहीं था चैप्टर का ही, पर्सोनिफिकेशन अभी नहीं हो, बाद में आएगा, मैं समझाऊंगी। अब हम आते हैं मैम आरसीबी वर्सेस सीएसके, सो लो स्ट्रेंथ इन क्लास। कोई बात नहीं, है ना। जैसे मैं आरसीबी जीतेगा तो मैं खुशी होंगी, क्योंकि बहुत रेयर है ना कि आरसीबी जीते। और एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। थोड़ा सा और बचा है, इसको और पढ़ लेते हैं।
नाउ लुई 16 अब बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब वो राजा है बट उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब एक दिन वो चाय पीने गए प्रशियन राजा के साथ और उन्होंने बोला कि यार मेरी तो बड़ी बुरी हालत है, पहले तो मैं बहुत ज्यादा जो मर्जी आई वो करता था, डिजाइनर शूज डिजाइनर कपड़े पहनता था, अब जब से मुझे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया गया है, जब से मेरी पावर लिमिट की कर दी गई है ना, तब से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तब से जो ये नेशनल असेंबली बोलती है वही करना पड़ता है मुझे। प्रशियन राजा ने कहा कि हाँ हाँ बड़ी बुरी हालत है। प्रशियन राजा ने कहा बट आई कैन हेल्प यू आउट, हम वापस से फ्रांस में प्योर मोनार्की ला सकते हैं। तो प्रशिया और फ्रांस जो लुई 16 है वो ना एक सीक्रेट अलायंस करने लगते हैं, एक सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह करने लगते हैं। अब गाइस कुछ सीक्रेट नहीं रहता है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो वहां पर फ्रांस में भी काफी स्पाइस थे, उन्हें पता चल गया कि ऐसे सीक्रेट अलायंस हो रहे हैं, नेशनल असेंबली को ये बात पता चल गई। तो दैट इज वाई द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 कि हम जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रिया जहां से आपकी रानी मैरी एंटोनेट आई थी, उन दोनों के अगेंस्ट जंग लड़ेंगे, वॉर लड़ेंगे। राजा साहब ऐसे हमारी बात नहीं मान रहे। बहुत सारे जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने भी इस पूरे वॉर में पार्ट लिया, ये सोच के कि हाँ भाई पूरे यूरोप से राजा सा और राजा का राजपाट हटा देना चाहिए, वी हैव टू रिमूव ऑल दी एरिस्टोक्रेसीज, राइट। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे जब ये सब क्रांति की बात होती है तो बहुत सारे सॉन्ग्स गाए जाते हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं। तो वन ऑफ द सॉन्ग्स वाज मर्सेलाइस, मैं खुद ही भूल गई। सो मर्सेलाइस वाज वन ऑफ द सॉन्ग्स दैट वाज कंपोज्ड बाय रॉजेट डी आइल, ठीक है। तो रॉजेट डी आइल थी जिन्होंने ये गाना गाया। ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया विद टाइम दैट इट ऑल्सो बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इसमें कोई वर्ड्स नहीं है, इट्स जस्ट म्यूजिक एंड सिलेबल्स, है ना, कभी सुनना आप गूगल करके, राइट। समझ गए, इतना समझ गए, ठीक है। तो ये सब हो रहा है, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस ने जंग शुरू कर दी। अब इस सिचुएशन में जब ये रेवोल्यूशनरी क्रांति की जंग लड़ी जा रही थी तो सारे जो आदमी लोग थे वो तो जंग लड़ने चले गए, बट जो वुमेन है दे वर लेफ्ट बिहाइंड विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। जब आदमी जंग लड़ रहे हैं तो घर पे खाना पैसा कौन लाएगा, तो वो काम औरतों को अब करना पड़ रहा था, ठीक है। अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हाउएवर जॉइन द रिबेलियन, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि समाज में समानता हो, राइट्स आए, नॉट जस्ट इन फ्रांस बट द एंटायर ऑफ यूरोप। इस सिचुएशन में एक नया ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम होता है द जैकोबिन क्लब। गाइस प्लीज थोड़ा फोकस कर लो, है ना। जैकोबिन क्लब, क्या नाम होता है, जैकोबिन क्लब। वुमेन भी इस टाइम तक इतनी पावरफुल हो जाती है क्योंकि वो खुद अपने पैसे कमाने लगती है ना, कि वो भी अपने क्लब्स बनाने लगती है। अब जैकोबिन क्लब जो है एक फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब था पेरिस में, वहां से द वर्ड जैकोबिन आया। ऑल्दो इससे कोई रिलेशन नहीं है बट जैकोबिन आया। जैकोबिन मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जैकोबिन वॉज कि वो चाहते थे कि पूरे यूरोप से जो है मोनार्की हट जाए। जैकोबिन क्लब में सिर्फ जो पुअर लोग थे वो लोग पार्ट लेते थे, जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, शू मेकर्स हो गए, पेंटर्स हो गए, वो थे द पार्ट ऑफ जैकोबिन्स, राइट। या इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। आरसीबी इज लूजिंग, पता ही था। आरसीबी का जीतना वुड बी यूटोपियन, काल्पनिक। अच्छा क्यों ये मर्ज हुआ, क्योंकि गाइस लड़ाई हो रही थी ना एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट, तो ग्रुप फॉर्म हो गया कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम भी यूरोप में पूरी जगह मोनार्की को हटाएंगे। तो इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो ये जो क्या बोल रही हूँ मैं, जो जैकोबिन्स थे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। अपने आप को अलग दिखाने के लिए, नोबिलिटी से अलग दिखाने के लिए इन्होंने एक नया फैशन स्टाइल निकाला जिसको उन्होंने बोला कुलेट्स। कुलेट्स क्या है, एक तरीके से जिसको हम पलाजो नहीं बोलते, खुला हुआ पैंट, जैसे मैंने ये पहना हुआ आपको दिख नहीं रहा है ना, इसको बोलते हैं कुलेट्स, ऐसे पैंट स्टाइल। पहले जो है नोबिलिटी किस टाइप के कपड़े पहनते थे, इस टाइप के कपड़े पहनते थे, ठीक है, फनी टाइप के कपड़े, शॉर्ट पैंट, या पैंट यहाँ से घुटने से थोड़ा कसी हुई होती थी, तो उन्होंने खुले हुए पैंट पहनना शुरू कर दिया। पैंट्स विद नो ब्रीचेस, नी ब्रीचेस, जिसमें नी ब्रीचेस नहीं होते थे, यहाँ आपको दिख रहा है ना नी पे ब्रीच, है ना, वो नहीं होता था।
तो इसको लाइक दैट इज द काइंड ऑफ फैशन दैट दे स्टार्टेड. तो इट वाज कॉल्ड सैंस-कुलेट्स विच मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस. जो लोग नी ब्रीचेस नहीं पहनते, सैंस-कुलेट्स, दैट इज द न्यू फैशन स्टाइल दैट दे स्टार्टेड. एंड इट इज नॉट जस्ट वुमेन बेटा, it is men also who did that. Yes, low earning businessmen were also a part of the Jacobin club. Women were obviously not allowed to be a part of the Jacobins, क्योंकि औरत सिर्फ चाय देने के लिए होती है ना, बैठ के वोट करने के लिए थोड़ी ना होती है, राइट? चलो अब क्या होता है, अब जैकोबिन्स ने डिसाइड कर लिया होता है कि देखो भाई बहुत ज़्यादा फूड प्राइसेस बढ़ चुके हैं, राजा की मनमानी बहुत ज़्यादा हो गई है. तो ऑन द 10th of August वो ग्रुप बना लेते हैं और वो पैलेस ऑफ ट्विलियर्स पे अटैक करते हैं, दिस पैलेस पे, और वहाँ राजा को बहुत सारे घंटों के लिए अपना होस्टेज, अपना बंदी बना लेते हैं. फाइनली जो है रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, मतलब एक तरीके से रॉयल फैमिली का एंड हो जाता है, इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं एंड फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब नो लॉन्गर मोनार्की, राजा होगा ही नहीं अब फ्रांस में. राजा की जगह जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा. एवरीबडी, ऑल मेन, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच प्रॉपर्टी, पैसा दे हैव, वर नाउ अलाउड टू वोट. समझ आ गए? समझ आ गया? आई नो आज थोड़ा लंबा हो गया है सेशन, राइट? रिपब्लिक हो गया और जो नई सरकार है उसको कन्वेंशन बुलाया गया आपसे. नेशनल असेंबली बाय बाय, नया हो गया कन्वेंशन, राइट? अब आप कहोगे कि मैम राजा और रानी का क्या हुआ? तो बेटा राजा और रानी के साथ बड़ा बुरा हुआ. उन लोगों को गिलिटिन किया गया. गिलिटिन का मतलब होता है कि उनका जो है गला काट दिया गया. एक मैं आपको दिखाऊंगी एक प्रॉपर हाँ, एक तो प्रॉपर सिस्टम होता है, ऐसे दो बड़े बड़े वुडन वर्टिकल स्टैंड होता है और बीच में से ब्लेड होता है. तो सर घुसा दिया जाता है इंसान को और गला काट दिया जाता है. तो दोनों राजा और रानी का इस तरीके से गला काट दिया गया था. बोला जाता है कि मैरी एंटोनेट के लास्ट वर्ड्स थे, ओ आई एम सॉरी बिकॉज शी स्टेप्ड ऑन द पर्सन, जो उनको मारने वाला था ना, उनके फीट पे उन्होंने स्टेप कर दिया था. तो अपेरेंटली दैट वाज हर लास्ट वर्ड्स. प्रिटी सैड बिकॉज दे वर यंग, पर उन्हें पता ही नहीं था वो कर क्या रहे. एनीवेज ये हुआ है ना. इसी तरीके से क्रांति होती है और समाज बदलता है. कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं. अब हम आते हैं, आप सोचोगे मैम क्रांति हुई खत्म, फ्रांस में आई दिवाली, स्टोरी ओवर. बट स्टोरी इज नॉट ओवर, क्योंकि जो अगली सरकार आती है उसका हेड होते हैं आपके योर फेवरेट योर फेवरेट रॉबिस्पियर. तो रॉबिस्पियर क्या होते हैं कि मतलब इनिशियली तो बहुत बड़े क्रांतिकारी होते हैं, पर जब वो लीडर बन जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं. वो सिर्फ कंट्रोल और पनिशमेंट के थ्रू जो है रूल करने लगते हैं. जो भी लोग उनके अगेंस्ट जाते थे, अपने ही पार्टी के लोग जो उनके अगेंस्ट जाते थे, उनको वो गिलिटिन कर देते थे, मार देते थे. नो टाइम टू एक्सप्लेन, गिलिटिन, गिलिटिन कर दो, गिलिटिन कर दो. इस तरीके से वो काफ़ी लोगों को उन्होंने मार दिया. इफ दे वर फाउंड गिल्टी दे वर गिलिटिन्ड. नाउ उनको सब लोग ना अपने दुश्मन लगते थे. उन्हें लगता था सारे क्लर्जी मेरे दुश्मन है, सारे नोबिलिटी मेरे दुश्मन है, मेरे पार्टी के लोग जो मेरे सामने है, मेरे आंखों में आंखें डाल के मेरी बुराई कर रहे हैं, वो लोग मेरे दुश्मन है. तो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने इस तरीके से मार दिया. उन्होंने काफ़ी नए लॉज भी लाए जो बड़े अजीब से लॉज थे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि वेजेस के ऊपर एक मैक्सिमम सीलिंग होगी. मतलब उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा वर्कर्स को वेजेस नहीं दी जाएगी या इससे कम वर्कर्स को वेजेस नहीं दी जाएगी. तो एक तरीके से वेजेस बोले गए कि इतने ही आपको देने पड़ेंगे. दूसरा, मीट एंड ब्रेड वर राशनड, कि मीट और ब्रेड बहुत हाई प्राइसेस पे नहीं बेची जाएगी, कम प्राइसेस पे बेची गई जाएगी, विच इज़ अ गुड थिंग. बट मतलब एक तरीके से उन्होंने इतना कंट्रोल किया कि फार्मर्स को बोला गया कि अगर आपको ब्रेड या गेहूँ बेचना है तो आपको उसी प्राइस पे बेचना होगा जो सरकार चाहती है. उसने ये भी बोला कि सारे सिटीजन्स एक ही तरीके के ब्रेड खाएंगे. ये नहीं कि कुछ लोग फैंसी मल्टीग्रेन ब्रेड खा रहे हैं और कुछ लोग व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं. सब लोग एक ही तरीके के ब्रेड खाएंगे जो व्हीट से बना होगा. हेल्थ कॉन्शियस थे वो, व्हीट ब्रेड है ना. और उन्होंने बोला कि एक्सपेंसिव जो चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव व्हीट है, वो मार्केट में बेची ही नहीं जाएगी, जिससे इक्वालिटी हो, समानता हो, लोगों के बीच में अंतर ना है. देखो गाइस, इक्वालिटी इज गुड, बट इतना इक्वालिटी गलत है ना. अब ऐसा थोड़ी ना है कि किसी के पैर नहीं है तो इक्वालिटी के लिए आप मेरे भी पैर काट दोगे, है ना. तो समानता को एक लिमिट होती है. मतलब ऐसा थोड़ा ना बिल्कुल ही पगला जाओ जो
रॉबेस्पियर हो गए थे, ठीक है। सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इक्वालिटी थ्रू हिज स्पीच, थ्रू हिज एड्रेसेस ऑल्सो। उन्होंने बोला कि अभी तक फ्रांस में मैडम और मॉन्स्योर बोला जाता है, अब से वो नहीं बोला जाएगा, अब लोगों को सिटोयन और सिटोयीन बोला जाएगा, मतलब मेल सिटीजन सिटोयन एंड फीमेल सिटोयीन। चर्चेस को भी बंद कर दिए गए, चर्चेस को ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिए गए। उनके जो सपोर्टर्स थे रॉबेस्पियर के, वो भी रॉबेस्पियर के अगेंस्ट हो गए कि भाई ये आदमी जो है खिसक गया है, मतलब ज़्यादा ही समानता कर रहा है, एंड रॉबेस्पियर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन हो गया। नाउ जिस इंसान ने इतने लोगों को मारा उसको अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया गया इन 1794। ही वॉज कन्विक्टेड एंड ही वॉज गिलिटिन्ड। मैम, वॉज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक और सिंपली अ रिपब्लिक? बेटा, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होता ही है, रिपब्लिक में इलेक्टेड बॉडी होती है, तो मतलब ऑल रिपब्लिक्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। ऑल राइट, अब क्योंकि जो है रॉबेस्पियर को हैंग कर दिया गया, अब फ्रांस के लोगों को रियलाइज हुआ कि रॉबेस्पियर जैसा इंसान वापस से तखत पे वापस से रूल नहीं करना चाहिए फ्रांस को। तो दैट इज व्हाई वी सी द फॉल ऑफ जैकोबिन्स। अब जब जैकोबिन्स गिरता है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे जैकोबिन्स जो थे ना, दे वर इन अ वे अ ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनके पास कम पैसे थे, है ना, जो कम मतलब होते हैं ना लेस वेल्दी मिडिल क्लास, राइट, जैसे आपके पेजेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए वगैरह। तो जब जैकोबिन्स का फॉल हुआ तो वोटिंग राइट्स वापस से लिमिट करी गई, वोटिंग राइट्स वापस से लोगों से छीन ली गई और सिर्फ उन लोगों को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। बट सरकार में कुछ नए चेंजेस लाए गए। इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनो। 2 लेजिस्लेटिव असेंबली लाई गई। अरे भाई, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली लाई गई। ये बोला गया कि बेटा एक लेजिस्लेटिव असेंबली, एक ही इंसान अगर हमको रूल करेगा तो गड़बड़ हो सकती है, तो इस बार 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली गई, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी अपॉइंट करती थी डायरेक्टरी को। क्या अपॉइंट करती थी? डायरेक्टरी को। एंड एन डायरेक्टरी में होते थे 5 मेंबर्स, और बोला गया कि जो डिसीजंस होंगे फ्रांस के वो ये 5 मेंबर्स लेंगे। समझ गए ना, 2 लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वोट करेंगे डायरेक्टरी को। डायरेक्टरी में जो है 5 मेंबर्स होंगे, ये 5 मेंबर्स जो है ये लोग जो है फ्रांस को रूल करेंगे। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि ये डिसाइड किया गया कि रॉबेस्पियर अगर एक इंसान फ्रांस को रूल करता है तो गड़बड़ हो जाती है, तो 5 लोगों को अब हम पावर देंगे। अब आप कहोगे मैम अच्छा ही हुआ, बट नहीं, क्योंकि 5 लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, आपस के सर जो है बाल खींचते रहते थे, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रांस में बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई, है ना। एंड दैट इज व्हेन वी सी द राइज ऑफ अ डिक्टेटर कॉल्ड नेपोलियन बोनापार्टे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ जिससे लोगों के पास पावर आए। अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास कुछ नहीं आया, है ना, सिवाय ठेंगे के। एंड हमारे पास एक और डिक्टेटर आ जाता है, राजा साहब चले जाते हैं, बट एक और डिक्टेटर आ जाता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्टे। What is डायरेक्टरी? बेटा डायरेक्टरी इज लाइक द सरकार, द गवर्नमेंट, जिसमें 5 मेंबर्स थे जिसको इलेक्ट करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, तो द एफर्ट गॉट वेस्टेड। कैन वी कॉल द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ फेलियर? येस एंड नो। येस, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी नहीं आती है, बट यू नो और भी चीज़ है, लोगों पे हक आए, एक तरीके से लोगों को समझ आया कि अगर हम लड़ेंगे तो हमको कुछ उसका फल मिलेगा वगैरह वगैरह। तो गाइज वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। आज का आखिरी का चैप्टर है। देन वी हैव वन मोर सेशन जहां पर हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पिक्चर्स करेंगे। पिक्चर्स आज भी हम खत्म करेंगे, बट उस टाइम हम और अच्छी तरीके से खत्म कर देंगे, राइट। एंड देन द चैप्टर इज डन। वी आर ओनली लेफ्ट विद योर ऑल इंडिया लाइव वीक क्विज ऑफ द चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको चैप्टर में मजा आ रहा है। अभी तक अगर हम चैप्टर को देखें, वी हैव लुक्ड एट व्हाट वर द events that took place, ठीक है। वी हैव लुक्ड एट ऑल द इवेंट्स दैट टुक प्लेस। जैसे आपका रेवोल्यूशन हुआ, फिर नेपोलियन आया, रेवोल्यूशनरीज आए, फिर नेपोलियन आया, फिर रेन ऑफ टेरर हुआ, यू नो, रॉबेस्पियर वगैरह। नेपोलियन एंड में आया था, सॉरी, नेपोलियन हुआ, फिर आपका कन्वेंशन आया, डायरेक्टरी आया। इस तरीके से हम इवेंट्स देख रहे थे जो हुआ। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, इट इज मोर अबाउट थ्योरी।
हम पढ़ने वाले कि ठीक है भाई, रेवोल्यूशन क्रांति तो हमने कर ली, बट औरतों को क्या हुआ जो बेचारी इक्वल समान हक इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही थी। स्लेवरी क्या चीज है और वो एबॉलिश की कैसे की गई, एबॉलिश की गई मतलब कभी थी तो क्यों थी। एंड रेवोल्यूशन ने जो आम आदमी के ऊपर, जो आम आदमी की जिंदगी है उसको कैसे बदला। राइट, ऑल ऑफ दिस वी गोना डू टुडे। छोटा सा सेशन होगा। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड एक सहेली, एक दोस्त, अपने एक बेस्ट फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सो दैट वी कैन टीच एज मेनी पीपल एज वी कैन, और वेदांतु की फैमिली में आप लोग आते रहो और ये फैमिली बढ़ती रहे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट। राइट, एंड पीपल आस्क मी हाउ द स्कूल ईयर इज गोइंग। Anyways, चलो let's move on to did women have a revolution? Now, अगर आपको अभी तक जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो, women have actually taken part in a lot of political movement. जैसे पूरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसमें औरतों ने पार्ट लिया। उन्होंने खुद के अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी बनाए, क्योंकि उन्होंने वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी बेटर हो। उनकी जिंदगी क्यों खराब थी? तो आप कह रहे होगे मैम जिंदगी तो हमारी भी खराब है, क्रांति तो हमें भी करनी चाहिए। कर लो, रोका है किसी ने आपको? है ना, मम्मी पापा मस्त आपको फ्लाइंग चप्पल देंगे तो खुद ही दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। बट एनीवेज, वुमेन उस टाइम पे क्यों परेशान थे? चाहे वो वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हो, चाहे वो वेल्दियर फैमिलीज के वुमेन हो, दोनों ही औरतों की जिंदगी थोड़ी अलग थी। ऑफ कोर्स थर्ड एस्टेट की जो औरतें थी उनको काम करना पड़ता था एज डोमेस्टिक वर्कर्स, एज सीमस्ट्रेस, मतलब जो कपड़े वपड़े बनाती है, जो फल बेचती है, फूल बेचती है, वेजिटेबल्स बेचती है, उनको एजुकेशन तक नहीं मिलती थी। नोबेल फैमिलीज के जो लोग थे उनकी लाइफ काफी कंफर्टेबल थी, लेकिन शादी तक ही उनकी जिंदगी जो है सीमित रखी जाती थी, उनको पढ़ाई नहीं किया करना करा जाता था। तो दोनों ही, चाहे वो अपर कास्ट की, अपर क्लास की वुमेन हो, नोबेल्स की औरतें हो या थर्ड एस्टेट की औरतें हो, सारी जो औरतें जो है उनकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम होती थी कि हमें पढ़ने नहीं दिया जाता, हमारी शादी कर दी जाती है, हमें बस पूरी जिंदगी परिवार और खाना और किचन में रहना पड़ता है, हमें ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। भाई हमारी भी कोई जिंदगी है या नहीं? हमें भी तो इक्वल राइट्स चाहिए। तो अ लॉट ऑफ वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट्स इन न्यूज़पेपर्स। उन्होंने अपने खुद के रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स बनाए। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन काफी फेमस पॉलिटिकल क्लब बना जो इक्वल राइट्स, इक्वल वोट्स, इन सब के बारे में बात करता था। अब उनकी डिमांड क्या थी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। उनकी डिमांड क्या था? उनका डिमांड था दैट दे वांटेड टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। उन्होंने कहा कि औरत और आदमी में अगर आज हम ये बात करते हैं कि राजा क्यों ऊपर है और हमने मोनार्की को हटा दी, तो इतने सालों तक चलती हुई जो इनइक्वालिटी है आदमी और औरत के बीच में, वो क्यों कंटिन्यू हो रही है? वुमेन ऑल्सो सेड दैट वी वांट टू एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। They demanded the right to vote. They said कि हमको भी जो है असेंबली, जो जहाँ नेशनल असेंबली, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, हम भी वहां पर इलेक्ट होना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। And they said that we also want to hold political office. तो they no longer wanted to be passive citizens, they wanted to be active citizens. ठीक है? अब just a second. हाँ, they wanted to be active citizens, right? अब जो रेवोल्यूशनरी, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने औरतों के लिए कुछ किया नहीं। ऑफ कोर्स उन्होंने किया। उन्होंने स्टेट स्कूल्स बनाए। उन्होंने बोला कि अब से औरतों के लिए एजुकेशन कंपलसरी होगा। उन्होंने कहा कि अब से फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि औरतों को सिर्फ शादी करनी है तभी उनकी जिंदगी बनेगी। तो फोर्स्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट जो है हटा दिया गया। मैरिज को नो लॉन्गर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। इट वॉज नो लॉन्गर कि औरत को जो है बेचा जा रहा है या फैमिली जो है कुछ भी कर सकती है। इट्स नाउ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसको लॉ के अंडर लाया गया, विच इज अ ह्यूज थिंग। पहले क्या होता था ना, अगर मेरी फैमिली है एंड आई एम द फादर और आई एम द ब्रदर, देन मेरी मर्जी है कि मैं अपनी बहन या बेटी की शादी कहाँ कराऊं, बेटी का उसमें कोई से नहीं है। But now it is a contract between two people. तो women are now given a say in their marriage. ठीक है? Divorce अब औरत भी अप्लाई कर सकती थी, ऐसा नहीं only men can apply for a divorce, right? So that was a huge thing. Divorce was made possible. Women were now told that they could train for jobs, they could get jobs, वो अपना business खोल सकती है। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने औरतों के लिए बहुत कुछ किया। तो आप कहोगे कि मैम कहानी खत्म?
औरतों ने मेहनत की, रेवोल्यूशनरी सरकार ने उनको उनके हक दिए और कहानी खत्म? नहीं, औरतों का जो स्ट्रगल है वो अभी तक आगे और चलना था और उनको कुछ डार्क फेजेस देखने थे। फॉर एग्जाम्पल रॉबेस्पियर जो रेन ऑफ टेरर के अंडर जो थे, जो नई सरकार आई थी, उसने जो है नई ये जो वुमेन क्लब्स थे, रेवोल्यूशनरी क्लब्स थे, इसको बंद कर दिया। वुमेन जो बाहर काम करना चाहती थी, जो पढ़ना चाहती थी, उनको अरेस्ट करके उनको एग्जीक्यूट किया गया। आपको पता है रॉबेस्पियर सबको बोलता था मार दो, गला काट दो, गला काट दो, गला काट दो। हाय राम, मेरी मम्मी भी बहुत ये बोलती है। बट एनीवेज, तो रॉबेस्पियर यूज्ड टू एग्जीक्यूट वुमेन जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू गो आउट एंड वर्क। तो वुमेन जो है दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स, राइट। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। तो देयर इज दिस इमेज, और एक जैकोबिन पॉलिटिशियन था जिसका नाम था चॉमेट, जिन्होंने बोला कि देखो बहुत जरूरी है कि हम वुमेन्स क्लब को जो है बंद करें। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकली अ वुमेन इज सपोज टू हैव अ बेबी, आदमी तो कर नहीं सकता बायोलॉजिकली, तो गॉड ओनली वांट्स वुमेन टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो ही वाज टोटली अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। तो ऐसे काफी सारे उस टाइम लोग थे। अब वुमेन कंटिन्यू टू फाइट फॉर वोटिंग फॉर 200 years एंड फाइनली पता है उनको कब राइट मिला वोटिंग का? इमेजिन करो, 1789 से बेचारी लड़ रही है एंड फाइनली दे वन द राइट टू वोट इन 1946। तो 1789, 1889, 19 मतलब ऑलमोस्ट 200 years। ओ गॉड, कितना लड़ना पड़ा है बेचारों को, राइट। तो यहाँ पर एक इमेज भी है, द वुमेन्स मार्च ऑन वर्सेल, बहुत सिग्निफिकेंट था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब बास्टाइल को मारा, बास्टाइल के ऊपर अटैक हो गया था, तो वुमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन ह्यूज नंबर्स। बट अनफॉर्चुनेटली मेन वाला औरतों का इस्तेमाल जरूर करेंगे बट उनको वोट और इक्वालिटी नहीं देंगे। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। पहले समझते हैं स्लेवरी क्या होता है। स्लेवरी मतलब गुलामी। जैसे कि बड़े भाई बोलते हैं अपने छोटे भाई को, तू मेरा गुलाम है, जो मैं बोलूं तुझे वही करना है। क्या हम उस गुलामी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो अभी भी चल रही है ना। मैं अपने भाई को करती हूँ। उस टाइम पे स्लेवरी क्या होता था, क्यों इसको एबॉलिश किया गया, किस तरीके से एबॉलिश किया गया, इसको समझते हैं। पहले बेसिक टाइमलाइन दिमाग में डाल लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। जब ओल्ड रेजीम का टाइम था, ओल्ड रेजीम मतलब बिफोर 1789, बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच सोसाइटी में 3 एस्टेट्स थे, तब स्लेवरी काफी प्रेवलेंट थी, काफी ज्यादा होती थी, उसको नॉर्मल माना जाता था। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई, तो गाइस जब आप समानता की बात कर रहे हो तो स्लेवरी भी एज अ टॉपिक उठेगा और लोग कहेंगे कि यार गुलामी भी गलत है। बट लोग सिर्फ ना कहते रह गए, कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब नेशनल असेंबली बनी, तो नेशनल असेंबली में जो सबसे ज्यादा लोग थे, है ना, जो मतलब ज्यादातर मेजॉरिटी पीपल जो नेशनल असेंबली के पार्ट हुए थे, वो मिडिल क्लास थे, वो बिजनेसमैन थे। और बिजनेसमैन स्लेव्स, गुलामी के थ्रू ही अपना पैसा कमाते थे। जैसे मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास बहुत बड़ा प्लांटेशन है, मेरा बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। क्यों है इतना ज्यादा प्रॉफिट? इतना ज्यादा प्रॉफिट इसीलिए है क्योंकि मैं गुलामों से अपना काम कराती हूँ फ्री में, है ना। अब मैं अपने लिए तो मैंने समानता इक्वालिटी मान ली, नेशन स्टेट बना लिया, लेकिन गुलामों को मैं कैसे फ्री करूं? अगर मैंने उनको फ्री कर दिया, आजाद कर दिया, तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो बात होती थी कि हाँ गुलामी गलत है, हमको फ्री करना चाहिए, बट स्लेवरी जो है उसको एबॉलिश नहीं किया गया। फिर जैकोबिन पीरियड आया, आपको याद है ना जैकोबिन पीरियड, दैट वाज लोअर क्लास ने अपनी एक तरीके से ग्रुप बनाया, रॉबेस्पियर जो है हेड बने। उस टाइम पे स्लेवरी को एबॉलिश किया गया। बट जब नेपोलियन वापस आए तो ही रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, ठीक है। फिर स्लेवरी अल्टीमेटली जो है एबॉलिश किया गया इन 1848, ठीक है। मतलब वुमेन को राइट्स नहीं मिले थे बट स्लेवरी एबॉलिश कर दी गई थी पहले। सो एनीवेज इट वाज एबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। अब ये टाइमलाइन आपको समझ आ गया। अब हम समझते हैं कि भैया गुलामी होती क्यों थी, क्यों लोगों को चाहिए थे गुलाम? बिजनेस के लिए, पैसा के लिए। तो इसको थोड़ा समझते हैं। इस पर यूजुअली 2 मार्कर जरूर आता है या फिर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। उस टाइम पे जो है यूरोप में बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी। कॉलोनीज होती है, अमेरिका में कॉलोनीज थी यूरोप की, इंडिया में कॉलोनी, इंडिया भी एक कॉलोनी, हम खुद ही ब्रिटिश के कॉलोनी थे। तो बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज हुआ करते थे।
अमेरिका की कुछ टेरिटरीज थी, कैरिबियन, ग्वांडेलूप, सैन डोमिंगो वगैरह। तो एक बार मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, फोटो, हाँ चलो यहाँ पर, चलो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, समझ आ रहा है ना, ठीक है, ये अफ्रीका। यहाँ बीच में ये आपके आइलैंड्स है, ये ग्वादेलोप, सैन डोमिंगो, ये सब आइलैंड्स है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो यूरोपियन पावर्स हैं वो कह रहे थे कि यार हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका में प्लांटेशन खोल दिए, ये सब जो अपनी कॉलोनीज है कैरिबियन वगैरह में, इसमें अपने प्लांटेशन खोल दिए हैं, लेकिन हमको वर्कर्स चाहिए जो हमारे लिए फ्री में काम करे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में बड़े तंदुरुस्त बड़े बड़े बॉडी वाले जो हार्ड वर्क कर सकते हैं वैसे आदमी हमको मिलेंगे, वैसी औरत हमको मिलेंगी, उनको ले चलते हैं स्लेव ट्रेड के लिए। एंड दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर क्यों मैम, सर्कुलर क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ट्रायंगल बनता है, लव ट्रायंगल नहीं, स्लेव ट्रेड का ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या होता था कि जो ये जो है आपका नांतेस एंड बोर्डियू, याद रखना ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये सिटीज इंपॉर्टेंट है। नांते और बोर्डियू से जो है जो फ्रेंच मर्चेंट्स होते थे वो अफ्रीका जाते थे, वहां पर अफ्रीका जाके स्लेव्स लाते थे, स्लेव्स की बोली लगाई जाती थी, या स्लेव्स के दांत देखे जाते थे, उनकी बॉडी देखी जाती थी, उनके आर्मपिट्स उठा के, जैसे जैसे आप हॉर्स को नहीं देखते है ना, उस तरीके से स्लेव्स को देखा जाता था, उनकी बोली लगाई जाती थी, और फिर उन स्लेव्स को भेजा जाता था नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बीच वाले जो एरियाज थे, कॉलोनीज थी, वहां पर काम के लिए गुलामी की तरह, ठीक है। The slaves were packed, आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, उनको प्रॉपर्ली, जैसे आप चिकन को नहीं देखते आजकल ऐसे पैक होके उनको भेजा जाता है, वैसे आदमी औरतों को लिटरली इस तरीके से गंदे सिचुएशन में पैक करके कैरिबियन भेजा जाता था। वहां पर उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज्यादा उनसे काम करवाया जाता था, टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ शुगर, कॉफी एंड इंडिगो अराउंड द वर्ल्ड। तो यूरोपियन पावर्स ने इन लोगों से काम करा के, क्योंकि यूरोपियन जो है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, है ना, आगे आप और ज्यादा पढ़ोगे कैसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया और इन अफ्रीकन कंट्रीज को पूरी तरीके से दबा दिया। 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें पढ़ोगे, राइट। तो पोर्ट सिटीज जैसे बोर्डियू और नांते है वो काफी प्रोस्पेरस होने लग गए बिकॉज ऑफ दिस स्लेव ट्रेड। तो यू कैन सी हाउ इट इज ट्रायंगुलर, है ना। यहाँ पर यूरोपियंस जो है ले जाते थे स्लेव्स को नांतेस और बोर्डियू पे, यहाँ पर उनकी बोली लगाई जाती थी और स्लेव्स जाते थे यहाँ आपके प्लांटेशन में काम करने के लिए, इंडिगो प्लांटेशन, शुगर प्लांटेशन, और यहाँ जो है वो वापस से इधर उधर पूरे वर्ल्ड में यू नो द आइटम्स यूज्ड टू गो। क्लियर? सो दिस इज अ ट्रायंगुलर ट्रेड। अब हम अगेन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बट और समझते हैं। तो 18th सेंचुरी जब पूरा रेवोल्यूशन चल रहा था तो गुलामी के ऊपर लोगों ने काफी क्रिटिसिज्म किया क्योंकि इक्वालिटी की बात हो रही थी, लेकिन क्योंकि नेशनल असेंबली जो बनी थी रेवोल्यूशन के बाद उसमें ज्यादा मिडिल क्लास बिजनेसमैन लोग थे, इसीलिए गुलामी पे को एबॉलिश नहीं किया गया। फाइनली इट वाज अंडर द जैकोबिन्स कन्वेंशन जब बना तो स्लेव्स को जो है कंप्लीटली बोला गया कि अब फ्रेंच की जो कॉलोनीज होगी उसमें जो है स्लेव्स नहीं होंगे, राइट उसमें स्लेव्स जो है फ्री हो जाएंगे। बट दैट वाज अ शॉर्ट टर्म एफर्ट। नेपोलियन के अंदर वापस से उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। क्यों? गाइस याद रखना, बोलना बड़ा आसान है, अरे आजादी, बट जब खुद के प्रॉफिट पे वो असर आता है ना तो कोई आजादी नहीं देना चाहता था उस टाइम। खुद आजाद होना चाहते थे राजा के रूल से, बट पैसा नहीं गंवाना चाहते थे। तो स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848। अब हम आते हैं रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। नाउ गाइस, पता है आपको, अगर आप पूछो कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ फ्रांस पार्टिसिपेटेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इट इज ओनली 2%। बाकी के 98% क्या घर पे बैठ के चिल कर रहे थे? हाँ, बट क्या उनकी जिंदगी पे असर नहीं हुआ? तो गाइज उनकी जिंदगी पे, अरे भाई उनकी जिंदगी पे असर जरूर हुआ। पॉलिटिक्स जो है, क्रांति जो है, वो जिंदगी बदल सकती है लोगों की, वो एक तरीके से लोगों के दिमाग में नए आइडियाज लाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो घर पे बैठे हुए लोग थे जिन्होंने रेवोल्यूशन में शायद पार्ट भी नहीं लिया, उन्होंने भी सीखा टर्म्स लाइक जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है।
एंड दिस कैन बी सीन इन योर एवरीडे लॉज जैसे सेंसरशिप। फॉर एग्जाम्पल, जब मोनार्की थी, जब राजा का राजपाट था, तो अब राजा के अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते थे। अगर आपने राजा के अगेंस्ट कुछ लिखा तो उसको पब्लिश नहीं किया जाता था। अगर आपने राजा की अच्छाई की तो उसको पब्लिश करना अलाउड होता था, राइट? However, it was only after the revolution, जब चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कि सेंसरशिप को हटाया गया। बोला गया कि नहीं, जो लोगों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली गई, लोग न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स में अपने ओपिनियंस लिखने लग गए, लोग अपने व्यूज एक्सप्रेस करने लग गए। जो हमारे ये होते हैं एनलाइटनमेंट थिंकर्स, रूसो, इन सब के जो आइंस्टाइन, इन सब की जो फाइंडिंग्स थी, ये काफी ज्यादा पब्लिश होने लग गई। प्लेस, प्रोसेशंस, ये सब होने लगा, दैट अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब जब नेपोलियन हुआ, जब रेवोल्यूशन हुआ, However, जब नेपोलियन आया तो चीजें उल्टी हो गई, आपको पता ही है ना? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। तो नेपोलियन बोनापार्टे बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। नेपोलियन जब आए थे तो लोगों को लगा कि ही इज गोइंग टू ब्रिंग मोर आजादी, क्योंकि वो बहुत बड़े मॉडर्नाइजर थे। जैसे उन्होंने कहा कि वो रेलवेज लाए, है ना, उन्होंने वेट्स और मेजर्स को यूनिफॉर्म किया, उन्होंने लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक दिया जो अभी तक लोगों के पास नहीं था, उन्होंने एक नया डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो काफी मॉडर्न थे वो, बट मॉडर्न तो थे लेकिन वो पॉलिटिकली लोगों को फ्री नहीं करना चाहते थे, है ना। उन्होंने लोगों के, ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लीडर्स होते हैं, कौन लीडर के बारे में बोल रही हूँ, बट पॉलिटिकल फ्रीडम वो नहीं देते थे। तो एक तरीके से लोग जो है उनसे परेशान हो गए थे, तो इसीलिए ही वॉज डिफीटेड। और इसके बारे में आप क्लास 10 में भी पढ़ोगे, बट इतना समझ लो, ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, right? Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws brought a huge impact on the lives of people. पहले लोग जो है 1000 करेंसी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाते थे, तो बहुत करेंसीज होती थी। अब नेपोलियन की वजह से सिर्फ 2 करेंसीज रह गई। लिबर्टी, इक्वालिटी नेपोलियन की वजह से एटलीस्ट फैले। बात अलग है कि नेपोलियन ने फिर उसको वापस ले लिया, है ना, वो डिक्टेटर बन गए। सो दैट वाज द इम्पैक्ट of revolution on the people of France. There is a photo in your book, the patriotic fat reducing press. तो प्रेस होता है आपका न्यूज़पेपर्स, और बोला जाता है कि क्योंकि मोनार्की की जब भी बुराई हो रही है, मोनार्की के अगेंस्ट हम कुछ लिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट फैट रिड्यूसिंग प्रेस। मतलब मोनार्की, राजा साहब जो है बैठ बैठ के लोगों का पैसा और खाना खा खा के मोटे तोंदू हो रहे हैं, उनके बारे में अगर हम ये सब लिखेंगे तो भैया उनका फैट ही तो कम हो रहा है स्ट्रेस से, अच्छा ही है उनकी हेल्थ के लिए, राइट? सो दैट इज व्हाट इज शोन. It is a process in which monarchy was overthrown during the revolution and king was labeled as a fat hog, जो अपने subjects के against जो है ना बुरी चीजें करता था। तो प्रेस में उनके अगेंस्ट लिखना was seen as stopping him from growing fatter. फैट मतलब इट इज फैट को रिड्यूस करना मतलब जस्टिस करना, राइट? ऑलराइट, नाउ गाइस, फ्रेंच रेवोल्यूशन का पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो भैया ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। 2 लीडर्स थे हमारे, टीपू सुल्तान और राजा राममोहन रॉय, हु वर वेरी इंस्पायर्ड बाय व्हाट दे हर्ड एंड व्हाट दे रेड अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड ये आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी पहली बार इंडिया में भी हमारे थिंकर्स, हमारे लीडर्स इस लैंग्वेज को यूज करने लगे। So guys, welcome to today's session. This is your master teacher Surabhi Gupta and welcome to my कक्षा। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आपका चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, वेयर वी आर गोइंग टू डू योर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वेयर वी आर गोइंग टू डू मैप प्लॉटिंग। मैप है इस चैप्टर में, वो हम करने वाले हैं, और हम लोग क्विज भी करने वाले हैं, वी क्विज भी करने वाले हैं, ठीक है? तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। थम्स अप का ऑप्शन यही है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए लाते हैं अमेजिंग एकेडमिक कंटेंट। मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाती हूँ एसएसटी, है ना। मैं चाहती हूँ आपको याद हो कि क्लास 9 क्लास 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम। दिस शुड बी द स्लोगन फॉर यू। क्लास 9 एंड क्लास 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम, समझ रहे हो आप? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद अ फनी मीम। ऐसा होता है कि जब टीचर सिर्फ हमारा ओरल टेस्ट लेती है ना, होता है ना, वाइवा होता है या कोई आपकी क्लास का टेस्ट हुआ होता है, तो जब आप बाहर निकलते हो तो सारे बच्चे आपके पीछे पड़ जाते हो, कहते हैं यार क्या पूछा था, क्या पूछा था, है ना। क्या मस्त फीलिंग होती है वो, राइट? विद दिस मीम लेट अस बिगिन, है ना।
10th is here, very good, very good. 9th स्टैंडर्ड का रिवाइज करने के लिए आई गेस. चलो लेट अस स्टार्ट. बट गाइज बिफोर वी स्टार्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने चैप्टर में पढ़ा क्या. सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रांस में 1789 से पहले, कहानी है 1789 जब क्रांति हुई फ्रांस में, तो उससे पहले समाज कैसा था, ऐसा किस तरीके का समाज था. 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड था. 3rd एस्टेट जो है उसी को टैक्सेस पे करने थे. जो नोबिलिटी और क्लर्जी थी वो तो टैक्सेस से एग्जेम्प्ट था. किस तरीके के टैक्सेस पे करने थे ये सब हमने शुरू के पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ा. इस सिचुएशन में हमने ये भी देखा कि सबसिस्टेंस क्राइसिस भी हो गया था. हमने देखा कि लुई 16 और उनकी जो खर्चीली बीवी थी जब वो तख्त पे आए तो उनकी जो ट्रेजरी थी वो बिल्कुल खाली थी, तो इसीलिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ाने का काम किया. अब टैक्सेस कौन देता है? 3rd एस्टेट. 3rd एस्टेट अभी तक बहुत बुरी सिचुएशन में था, सबसिस्टेंस क्राइसिस में था. खाने के लिए पैसे नहीं थे, घर के लिए मकान के लिए उनको वेजेस नहीं थे, तो उनकी काफ़ी बुरी हालत थी. इस सिचुएशन में हम ये भी देखते हैं कि एक मिडिल क्लास इमर्ज होता है. गाइस हम पढ़ा चुकी हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ क्विक रिविजन. ठीक है, मिडिल क्लास जो इमर्ज होता है वो एजुकेटेड प्रोफेशनल्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, कमर्शियल क्लास होते हैं, जो जिनको अब रियलाइज होता है कि हम क्यों राजा की बात माने, इक्वालिटी समानता क्यों नहीं है समाज में, है ना, हमें क्यों टैक्स पे किए. तो इसका एक मिडिल क्लास का राइज भी होता है. इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि एक क्रांति शुरू हो जाती है. आपको पूरी टेनिस कोर्ट ओथ ये सब हमने पढ़ा था, याद है. और बास्टाइल पे जो प्रिजन है, जो फोर्ट है, उस पे अटैक होता है एंड दैट इज द स्टार्ट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अब जो है लुई 16 और उनकी बीवी को गिलिटिन कर दिया जाता है, उनकी गर्दनें काट दी जाती है, मोनार्की जो है हटा दिया जाता है फ्रांस से, मतलब उनको हटा दिया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई जाती है. मतलब राजा जी हैं, एक नए राजा जी लाए गए, लेकिन राजा जी की जो पावर है उसको जो है लिमिट कर दी गई, उसको जो है मतलब एक तरीके से अब एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई राजा को, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई. ठीक है. देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हाउ जब मोनार्की के मतलब इस टाइम पे जब अल्टीमेटली मोनार्की को हटाया गया तो एक नया सरकार आया, रेन ऑफ फियर जिसको बोलते हैं, जिसमें रॉबेस्पियर ऊपर था, याद है, रॉबेस्पियर, जैकोबिन क्लब्स, ये लोग थे. फिर उसको हटाया, फिर डायरेक्टरी आई. जो डायरेक्टरी थे उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, उसमें 5 एग्जीक्यूटिव्स थे, आपस में लड़ते रहते थे. स्टेबिलिटी नहीं आई फ्रांस में एंड दैट पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ नेपोलियन. इस तरीके से हमने कुछ चैप्टर पढ़ा था. कुछ याद है? हाँ बेटा, चैप्टर खत्म हो गया. आप प्लीज़ पिछले वीडियोस देख लो. वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो बनने वाली है, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द प्लेलिस्ट टू वॉच इट. ठीक है. चलो लेट अस बिगिन विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर वी क्विज. राइट, मोस्ट इजी चैप्टर. अच्छा, वेरी गुड. Describe the circumstances leading to the outbreak of the revolutionary protest in France. क्या ये 5 मार्कर है गाइस? डायरेक्टली याद रखना, जो एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस है उससे डायरेक्टली जो है आपके एग्जाम में मार्क क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको इग्नोर मत करना. तो क्या रीजन है जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ जिसके वजह से 1789 का रेवोल्यूशन हुआ. हाँ बेटा, वी क्विज होगा. सबसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो क्या? इमीडिएट को नहीं, या फिर फ्रेंच सोसाइटी. आप बता सकते हो कि भैया फ्रेंच सोसाइटी बहुत ही अनइक्वल थी, वहां पर जो है प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हुआ करते थे. जब फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे, जो क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे, वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, दे वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग टैक्स. और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, मनी लेंडर्स थे, बाकी जो कॉमन मैन फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, वो टैक्स दिया करते थे. तो इस सिचुएशन में द थर्ड एस्टेट फेल्ट एज इफ दे आर होल्ड, मतलब उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन था. ठीक है. सो दैट यू कैन से इज द फर्स्ट सोशल इनइक्वालिटी. सबसिस्टेंस क्राइसिस सेकेंड आप दे सकते हो कि फ्रांस में जो है एकदम से वी सी अ राइज इन पॉपुलेशन इन 1789. अब ये जब पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो डिमांड फूड ग्रेन्स की काफी बढ़ जाती है. अब जब फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी तो उसी टाइम बैड हार्वेस्ट आया, सोने पे सुहागा, है ना. जो क्रॉप्स थी वो काफी खराब हो गई थी, तो कम क्रॉप्स है, पॉपुलेशन ज्यादा है, प्राइसेस बढ़ गए. अच्छा, उस टाइम पे लोगों को काम भी नहीं मिल रहा था,
ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा वेजेस आ रहे थे, तो पैसे भी कम थे, तो खाने की भुखमरी की हालत हो चुकी थी। इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। जब सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन हो जाए कि क्या हम जिंदा रहेंगे, कल को खाना मिलेगा, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस भी हो गया था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रीजन वाई पीपल वर फीलिंग क्रांतिकारी, है ना। थर्ड इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। फ्रांस ने बहुत लंबे बैटल्स लड़े थे अमेरिका में उसको फ्री करने के लिए, है ना, ब्रिटेन से। तो ये जो वॉर्स उसने लड़ी थी उसके वजह से जो ट्रेजरी थी, राजा की जो ट्रेजरी थी, उनकी जो पॉकेट थी वो खाली हो गई थी। ऊपर से उनके खुद के काफ़ी खर्चे थे। पैलेस ऑफ मर्सेल्स जो था उसको मेंटेन करने के काफ़ी खर्चे थे, तो ट्रेजरी काफ़ी खाली हो गई थी, जिसके वजह से स्टेट को टैक्सेस इंपोज करना पड़ गया था, टैक्सेस बढ़ाने की बात हो गई थी। तो दैट अगेन इम्पैक्टेड द थर्ड एस्टेट। क्लियर। फिर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास का राइज। हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पार्ट लिया, जिन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की, जो एजुकेटेड हुए, इसका इमर्जेंस हुआ, हु स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। जैसे वो क्वेश्चन करने लग गए कि हम राजा की बात क्यों सुने, वो बात करने लग गए कि यार समानता क्यों नहीं है। तो और ऐसे फिलोसोफर्स भी आए जैसे रूसो, है ना, मॉन्टेस्क्यू, जो इस तरीके के थ्योरीज जो है प्रिंट के थ्रू लोगों के पास पहुंचाने लगे। So that also, created an atmosphere of Kranti, created an atmosphere of revolution. Clear? एंड फाइनल है आपका इमीडिएट कॉज, जिसमें आप बोलोगे 5 मई 1789 की बात है। लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन उन्होंने टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों एस्टेट्स को इनवाइट किया। इस पॉइंट पे जब थर्ड एस्टेट ने डिमांड की दैट एवरी पर्सन शुड गेट 1 वोट, है ना, तो लुई 16 ने मना कर दिया। दे वॉकड आउट एंड दैट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रेवोल्यूशन। क्लियर? यस? मजा आया? कुछ याद आया कि ये पढ़ा हुआ है? गाइज अगर आप रिप्ले देख रहे हो, यू कैन ऑल्सो वॉच द सेशन एट 1.25x और 1.5x सो दैट आपको सेशन बहुत स्लो ना लगे। ठीक है, चलो। विच ग्रुप ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसने बेनिफिट किया था फ्रॉम द एंटायर रेवोल्यूशन? Who benefited? You benefited. I benefited. You तो did not benefit, है ना, पढ़ाई करनी पड़ रही है कितनी सारी। Which group benefited? तो आप बोल सकते हो द मिडिल क्लास ने बेनिफिट किया, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मिडिल क्लास थी जिसने इस पूरे क्रांति को जो है आगे बढ़ाया। तो जब मोनार्की हटी तो एक तरीके से मिडिल क्लास को आज़ादी मिली, राइट। थर्ड एस्टेट बेनिफिट की, थर्ड एस्टेट बेनिफिट की, क्योंकि अब जो है सबको टैक्स देना था, नॉट जस्ट थर्ड एस्टेट, राइट। विच ग्रुप वॉज फोर्स्ड टू रेलिंक्विश पावर? कौन सा ग्रुप था जिसको अपनी पावर देनी पड़ गई? वेरी गुड, फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट। तो आप लिख सकते हो क्लर्जी एंड नोबिलिटी, राइट। Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? कौन सा ऐसा ग्रुप था समाज का जिसको ये रेवोल्यूशन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ, डिसअपॉइंट हुए वो? मैम आपका नाम? जैकोबिन क्लब नहीं, सुरभि। माय नेम इज सुरभि। ठीक है, सुरभि। हाँ, तो गाइस 2 तरीके के लोग काफी डिसअपॉइंट हुए। पहले थे वुमेन, औरत। औरतों ने काफी ज्यादा बड़ी संख्या में इस क्रांति में हिस्सा लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली उनको राइट्स नहीं मिले, फ्रीडम नहीं मिला। तो एक था आपका वुमेन, एक था पुअर पीपल। जिन पुअर पीपल ने पार्टिसिपेट किया आफ्टर द रेवोल्यूशन, उनको वोटिंग राइट्स तक नहीं मिले, सिर्फ प्रॉपर्टीड मेन को वोटिंग राइट्स मिले, राइट। सो दीज वर द 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल जो शायद काफी डिसअपॉइंट हुए विद द रेवोल्यूशन। गाइस सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगला सेशन होगा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, उसमें पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और टेलीग्राम पे भी पीडीएफ होगा, ठीक है। चलो, Describe the legacy of the French Revolution for the people in the world during the 19th and 20th century. प्रश्न पूछ रहा है कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या फायदा था पूरी दुनिया के लोगों पे? बताओ बताओ, क्या बताओगे? हाँ, आप ये बस आज बहुत सारे 10th हैं यहाँ पर। गुड गुड, थम्स अप दे दो वीडियो को जाने से पहले। यस,
आप बता सकते हो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वहां से कॉन्सेप्ट्स आए जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। ये जो कॉन्सेप्ट्स जो आए पहली बार ये इम्प्लीमेंट हुए, ये इमर्ज हुए फ्रॉम दिस क्रांति, फ्रॉम दिस रेवोल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट्स फिर हम लोगों ने, कंट्रीज ने यूज किए टू फाइट फॉर देयर इंडिपेंडेंस। जैसे इंडिया ने यूज किया ये कॉन्सेप्ट्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर इंडिपेंडेंस। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय जो है, दो ऐसे हमारे इंडियंस थे जो काफी इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हाँ, क्लियर? हमको ना पड़ी लाइक की, हम चाहते हैं आप समझ जाओ चैप्टर। डेमोक्रेसी की बात कर सकते हो। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि क्योंकि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो यूरोप को ठंड लग गई। तो अगर आप जर्मनी की बात करो, ऑस्ट्रिया की बात करो, इटली की बात करो, तो यहां भी क्रांति आई आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट? क्लियर? यस? इट्स ओके अनुष्का, वॉच द रिप्ले। बेटा 10th स्टैंडर्ड का अभी सेशन लिया मैंने, अभी आई टुक द सेशन ऑन 8 PM। Draw a list of democratic rights we enjoy today whose origin can be traced back to the French Revolution। तो आप कैसे ऐसे राइट्स बोल सकते हो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें मिले थे? तो आप बोल सकते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना? ये जो कॉन्सेप्ट है कि हर, चाहे आप कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, आपके सबको एक ही तरीके का लॉ फॉलो करना पड़ेगा, कानून फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आया था। फ्रेटर्निटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे ये यहाँ से आए थे। फ्री राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रीडम, ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स केम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वोटिंग राइट्स नहीं मिले वुमेन को, दे हैड टू फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना? चलो, would you agree with the view that the message of universal right was beset with contradictions? क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में या फिर जब चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन था, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मेन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस का, उसमें बात होती है यूनिवर्सल राइट्स की। यूनिवर्सल मतलब सबको हक मिलेंगे, इक्वल समान हक मिलेंगे। उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस थे। कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब अंदर ही, मतलब उल्टी चीजें थी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ मेरे लिए ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल, बट मैं सिर्फ 2 लोगों को पार्शियलिटी दिखा रही हूँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है ना, है ना? तो ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन थी। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। इवन दो जो कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रांस का वो इक्वालिटी की बात कर रहा था, फ्रेटर्निटी की बात कर रहा था, यूनिवर्सल राइट्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन औरत, द वुमेन हु हैड टेकन पार्ट इन द रेवोल्यूशन, उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया, उनको जो है बच्चा माना गया और उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। पुअर पीपल जिन पे प्रॉपर्टी नहीं थी उनको राइट्स नहीं दिए गए, है ना? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, इट इज बिसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस, राइट? अच्छा, एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि यूनिवर्सल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूरोप से निकला था। पहली बार इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब कॉन्सेप्ट्स यूरोप में फैल रहे थे, बट साथ ही साथ यूरोप उस टाइम इंडिया जैसी जो उनकी कॉलोनी थी उसमें समानता और लिबर्टी नहीं ला रहे थे। तो ये जो राइट्स का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ अपने ऊपर लगा रहे थे, बट वहीं जब इंडिया जैसे कंट्रीज की बात आ रही थी, कॉलोनीज की बात आ रही थी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे थे। तो इट इज बिसेट विद कॉन्ट्रडिक्शंस। क्लियर? हाँ बेटा, क्लास जल्दी चालू कर दी, 8:30 कर दी थी, ठीक है? थैंक यू बच्चा, सो स्वीट। अभी वीक्वेस्ट चालू नहीं हुआ है, वो मत हो, डरो मत। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? कौन बताएगा? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ? मैम रशियन रेवोल्यूशन कब होगा? होगा बेटा, अभी हिस्ट्री का चैप्टर हुआ है, फिर ज्योग्राफी होगा, सिविक्स होगा, फिर हिस्ट्री करेंगे, ठीक है? हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन? क्या बोलोगे? आप बताओगे कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया उसके बाद वी सॉ, मतलब आप बोल सकते हो वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ द जैकोबिन्स क्लब दैट वाज हेडेड बाय रॉबेस्पियर। स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है? दैट वाज हेडेड बाय रॉबेस्पियर। अब जो रॉबेस्पियर था उसने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप लगाई, इतना ज्यादा लोगों को परेशान किया कि रॉबेस्पियर को गिलिटिन कर दिया, उनका सर काट दिया। एंड देन वी सी द इमर्जेंस ऑफ द रिच मिडिल क्लास, और उन्होंने एस्टैब्लिश किया द डायरेक्टरी।
डायरेक्टरी में क्या था? डायरेक्टरी एक फॉर्म ऑफ सरकार थी जहां पर 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज एस्टैब्लिश की गई थी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें 5 मेंबर्स थे। क्यों? क्योंकि ये बात हुई कि यार जब एक ही इंसान फ्रांस को रूल करता है ना, तो उससे क्या होता है, लोग मरते हैं, बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप होता है, उसी आदमी की चलती है। तो एक अलग सिस्टम लाया गया जहां पर लॉ जो है, कानून बनाएंगे 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज और उसको एग्जीक्यूट करेगा एक बॉडी जिसमें 5 मेंबर्स है। अब प्रॉब्लम यह है, जैसे बोलते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। बहुत सारे लोग जब किचन में आ जाते हैं तो कुछ नहीं बनता, लड़ाई होती है। तो वही हुआ, किचन में बहुत सारे लोग आ गए सरकार चलाने के लिए, तो आपस में लड़ते रहते थे। फ्रांस में स्टेबिलिटी नहीं हो रही थी इस लड़ाई की वजह से। सो दिस पेव्ड द वे फॉर द इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। जैसे आप देखोगे कि आपकी कक्षा में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते कहाँ जाना है, पिकनिक के लिए गार्डन में जाना है, बीच पे जाना है, तो एक बच्चा निकल के आएगा जो कहेगा कि देखो मैं डिसाइड करता हूँ, मैं वोट लेता हूँ। मतलब तो सब बच्चे कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम करो। तो जो लीडर इमर्ज क्यों होता है? क्योंकि कक्षा में बहुत क्योस है, आप लोग समझ नहीं पा रहे क्या करे, है ना। तो दिस क्योस paved the way for the emergence of a strong leader जिसका नाम था नेपोलियन। ठीक है, क्लियर? यस, आई होप क्लियर है। अगर आपने पिछले 3 सेशंस नहीं देखे हैं, देख लेना, मैंने बहुत ही प्यारा तरीके से ये चैप्टर पढ़ाया गया। इसमें अपनी तारीफ कर रही हूँ, धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ाया है, जरूर देखना आप, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होने वाला है। इस पूरे चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी आने वाला है बाय नेक्स्ट वीक। तो अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे, उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू मिस्टर मिथु। आपका इस चैप्टर में एक मैप आता है, आउटलाइन करो ये वाले एरियाज को, बॉर्डियू, नांते, पेरिस एंड मर्साइल। सो लेट्स ट्राई टू डू इट विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको बोला जाएगा कि आप जो हो आइडेंटिफाई करो मैप पे एंड लोकेट करो अ प्लेस वेयर फोर्ट्रेस प्रिजन वाज स्टॉर्म्ड बाय पीपल इन 1789। तो कौन मुझे बताएगा कौन सा प्रिजन था विच वॉज जिसमें लोगों ने स्टॉर्म करके वहां के गार्ड्स को मार दिया था, प्रिजनर्स को भगा दिया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फोर्ट एंड वेयर वाज इट लोकेटेड? यूरोप नहीं होता तो ठीक रहता, आई नो यूरोप ने जिंदगी खराब कर रखी है। एक तो हमें कॉलोनी बनाई है ना, ऊपर से हमारा सिलेबस बढ़ाया। इवन आई बिलीव दैट। प्रतिष्ठा, वेरी गुड। बास्टाइल, और कहाँ था बास्टाइल? इन पेरिस। तो पेरिस ढूंढना होगा हमको। पेरिस कहाँ है गाइस? ABCD, दिस इज पेरिस। ठीक है, दिस इज पेरिस। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अ पोर्ट ऑफ फ्रांस रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड से रिलेटेड कौन सा पोर्ट है जिसके वजह से वो पोर्ट बहुत प्रॉस्पेरस बना? क्योंकि वहां से जो है ट्रायंगुलर स्लेव होता था। जो स्लेव्स है वो अफ्रीका से इस जगह लाए जाता था फ्रांस में, और फिर वहां से अमेरिका ले जाया जाता था प्लांटेशन में। दैट प्लेस वाज कॉल्ड, कम ऑन, बास्टाइल इन पेरिस नहीं, पेरिस नहीं, अफ्रीका नहीं बेटा, इन फ्रांस। व्हाट वाज दैट प्लेस कॉल्ड इन फ्रांस? वेरी गुड, बॉर्डियू, वेरी गुड, बी सही है ना? हाँ, इसका स्पेलिंग देख लेना, DEAUX। ठीक है, बॉर्डियू, वेरी गुड। इसको हम लोग बोलते हैं ना, द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस गॉट इट्स नेम फ्रॉम दिस प्लेस। जो नेशनल एंथम है फ्रांस का, उसको ये बोला जाता है, इस जगह से उसको जो है नाम मिला है। तो कहाँ है? तो गाइस दैट इज सी, मार्सेल। ठीक है, मार्सेल, ऑलराइट, ओके। एंड द नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ पेजेंट्स पैनिक मूवमेंट। ये क्या है पेजेंट्स का पैनिक मूवमेंट? तो अगर आपको याद होगा कि एक पॉइंट पे जो फार्मर्स है, जो पेजेंट्स है, उन्होंने जो है ग्रेट फियर फैलाना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपनी क्रांति शुरू कर दी थी। तो ये शुरू हुआ था नांतेस में, राइट? हाँ, नांतेस। अरे ये क्या हो रहा है? ठीक है, ऑलराइट, क्लियर? यस, पेरिस अर्थ पर है। हाँ बेटा, एक दिन आप जाओगे, एक दिन मैं भी जाऊंगी जब पैसा होगा लाइफ में। तो गाइस इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू डू द मैप प्रॉपर्ली। और भी हम लोग मैप वेरिएशंस पढ़ेंगे एज वी गो अहेड, एज वी डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन टू द वी क्विज। जब भी जल्दी से चलते हैं www.vquiz.in पे, पुट इन द कोड 228474 एंड वी विल स्टार्ट सून।
मैम आपकी इनकम क्या है? मिस्टर मिथु, देखो टीचर ज्यादा कमाते नहीं है एंड एसएसटी टीचर्स तो बहुत ही कम कमाते हैं, तो आई वुड से कि अगर आप सोच रहे हो एसएसटी टीचर बनने का तो सोच के बनना कि ये सोशल सर्विस है ना, सोशल प्रॉफिट तो नहीं है, ठीक है? सो स्वीट अनुज, आई एम श्योर यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स. But till the time you guys are joining the week quiz, people who have not given a thumbs up to this video, दे देना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को. ऑल्सो मैंने वाइट ही शॉर्ट निकाला है, बहुत फन, प्लीज उसको भी देखना, उसको उस पर कॉमेंट करना, है ना. मैम मैं और आप पेरिस साथ में जाएंगे. बेटा चल लो, मुझे ले जाओ, तुम मुझे ले जाओ. थैंक यू प्रिया दर्शनी. चलो नाउ इज बिफोर वी मूव ऑन टू द वीक क्विज, आई हैव सम थिंग्स टू टेल यू. वन इज हमने एकेडमिक सेशन शुरू कर दिए क्लास 9 के. ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो हम और सेशंस निकाल पाएंगे, सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो. सेकंड इज आई एम गोइंग टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स ऑन द चैनल फॉर यू गाइज. आपको मैं बताऊंगी नहीं अभी क्या शुरू करने वाले हैं, बट वील स्टार्ट इन द कमिंग 1 वीक 2 वीक. तो मेक श्योर कि आप वीडियोज देखते रहो, यू नो, आते रहो सेशंस में, सो दैट यू डोंट मिस इट. एंड हाँ, दैट्स इट. मैम प्रमोशन वो भी सस्ता वाला. थैंक यू अमेजिंग फैक्ट दानिया. चलो चलते हैं वीक क्विज पे. वीक क्विज आई थिंक 9 बजे शुरू होगा गाइस, बिकॉज दिस सेशन वाज सपोज्ड टू स्टार्ट एट 9 PM, बट आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स नॉट शोइंग. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, शुरू होगा, बट तब तक हम लोग होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं. जब तक वीक क्विज शुरू होगा, 2 मिनट और है, तब तक लेट्स क्विकली गिव द होमवर्क क्वेश्चन. आपकी जॉब लग जाए फिर चलेंगे, ठीक है? तो गाइस क्वेश्चन बड़ा आसान है. ये पिक्चर दी गई है आपकी किताब में, यहां पर आपको दिखाया गया है 2 लोग, है ना. तो क्वेश्चन है कि ये जो नोबलमैन बैठा है, इसको फोटो में स्पाइडर क्यों बोला गया है, एंड यहाँ पर जो पेजेंट है जो बहुत सारा खाना लाया है नोबलमैन के लिए, उसको फ्लाई क्यों, उसको मक्खी क्यों बोला गया है. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है बेटा, मैं लाइव हूँ मिस्टर मिट्टू, alive and live both I am. So that's your homework question. Please answer in the comment section. In your community page, I am now soon going to post all those students name जो regularly comment section में नाम डालते हैं. तो community page भी check करते रहना. चलो एक और मिनट and then we can start with the week quiz. तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. हाय आयुषी, हाय तुषार. मैम स्कूल में इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, मुझे लगा मैं स्लो पढ़ाती हूँ, बट चलो स्कूल स्लो पढ़ाता है. क्योंकि वो मक्खी ही है. पर क्यों उसको मक्खी बुलाया है, क्या रीजन है? आंसर बता दूं गाइस. आप नोटिस करोगे कि नोबलमैन जो है वो जो है ऐसे बैठा है जैसे शाही ठाठ हो उसके, है ना. जो स्पाइडर होता है ना, आप नोटिस करोगे जो स्पाइडर होता है वो स्पाइडर वेब बनाता है. क्यों बनाता है वो स्पाइडर वेब? जिससे जो मक्खी है जो उड़ रही है वो जो है उसके स्पाइडर वेब में फंस जाए और वो मक्खी को खा ले. वो खुद का खाना भी नहीं बनाता स्पाइडर. जो मक्खी अपने साथ खाना ले जा रही होती है ना, उसको ही खा लेता है और मक्खी को भी खा लेता है. अब आप सोचो कि इसको स्पाइडर क्यों बोला गया है, इसको मक्खी क्यों बोला गया है. जो मक्खी है अपने साथ बहुत सारा खाना ला रहा है, एरिस्टोक्रेट इसकी तरफ भी नहीं देख रहा, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा उसके साथ, है ना. मतलब आप आई कांटेक्ट उसके साथ करोगे ना जिसको आप अपना इक्वल समझो, है ना. किसी मक्खी के साथ थोड़ी ना आई कांटेक्ट करोगे, या डॉग के साथ चलो आई कांटेक्ट करते हैं, है ना. तो मतलब लाइक अंडरस्टैंड देयर रिलेशनशिप.